नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस लेक्चर में हम ऐसे 240 का और ऐसे 250 का डिटेल में रिवीजन करेंगे और ये दोनों ही स्टैंडर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों स्टैंडर्ड्स एक कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स हैं। तो चलिए इनका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऐसे 240। तो क्या नाम है इसका? ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फ्रॉड से रिलेटेड ऑडिटर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि इस स्टैंडर्ड में हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि फ्रॉड होता क्या है। फिर हम ये सीखेंगे कि कौन कौन से फ्रॉड हैं जो कि ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है। ये भी हम देखेंगे इस स्टैंडर्ड में कि ऐसे कौन कौन से फ्रॉड हैं जो कि ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है और उन फ्रॉड में क्या क्या कवर होता है, वो कैसे किए जाते हैं। फिर हम देखेंगे लास्ट में कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मिस स्टेटमेंट। तो देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिस स्टेटमेंट्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती है। क्या क्या होती हैं? या तो एरर हो सकते हैं या फिर फ्रॉड हो सकते हैं। या तो क्या एरर हो सकते हैं, फ्रॉड। एरर क्या है? एरर क्या है? अनइंटेंशनल एक्ट। अनइंटेंशनल एक्ट मतलब ऐसी गलती जो कि जानबूझ के नहीं की गई, वो होते हैं एरर। और लेकिन फ्रॉड क्या है? ऐसी गलतियां जो कि जानबूझ के की गई है, वही क्या होते हैं? फ्रॉड। और फ्रॉड करता कौन है? ये तो कौन कर सकता है फ्रॉड? कोई भी कर सकता है एंटिटी में। हो सकता है कि एंटिटी के एम्प्लॉयज कर रहे हो सकता है कि एंटिटी का मैनेजमेंट कर रहा हो सकता है कि वहाँ की जो TCWG जो ओनर्स हैं वही क्या कर रहे हों? फ्रॉड कर रहे हों। क्यों करते हैं फ्रॉड? ताकि वो गलत फायदा उठा सके, ताकि वो क्या कर सके? इलीगल एडवांटेज ले सकें, गलत फायदा उठा सके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कि ऑडिटर के लिए कौन से फ्रॉड रेलिवेंट है। तो बोला गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड फ्रॉड ही ऑडिटर के लिए रेलिवेंट होते हैं। मतलब ऐसे फ्रॉड जिनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ रहा है, ऐसे फ्रॉड जिनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आता है, ओनली वही फ्रॉड ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है। बाकी जितने भी फ्रॉड्स होंगे ना, उनको ऑडिटर क्या करेगा? इग्नोर करेगा। इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो जिस एंटिटी के ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उसके डायरेक्टर ने क्या किया? पर्सनल लाइफ में अपने फ्रेंड के साथ फ्रॉड कर दिया। डायरेक्टर ने क्या किया? पर्सनल लाइफ में अपने फ्रेंड के साथ फ्रॉड कर दिया। तो ये जो फ्रॉड है ये ऑडिटर के लिए रेलिवेंट नहीं है, ऑडिटर इसको इग्नोर करेगा। अब आगे क्या बता रखा है? टू टाइप्स ऑफ फ्रॉड रेलिवेंट टू ऑडिटर, कि ऐसे टू टाइप्स के फ्रॉड बता रखे हैं जो कि ऑडिटर के लिए रेलिवेंट होते हैं। मतलब हम वो टू टाइप्स ऑफ फ्रॉड देखने जा रहे हैं जिनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर के लिए ओनली वही फ्रॉड रेलिवेंट होते हैं जिनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है। तो ऐसे टू टाइप्स के फ्रॉड कौन कौन से हैं जिनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है? तो देखो, पहला है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। दो हैं, एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये करता कौन है? ये करते हैं मैनेजमेंट के लोग। और ये जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है ना, ये कौन करता है? ये लिखा है यहाँ पे जनरली कौन करता है? ये एम्प्लॉयज करते हैं। ये लिखा है जनरली कौन करता है? एम्प्लॉयज। जनरली ये वाला फ्रॉड कौन करते हैं? एम्प्लॉयज करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयज ही करेंगे, मैनेजमेंट भी कर सकता है, लेकिन जनरली कौन करता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स वाला फ्रॉड? एम्प्लॉयज करते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन से टाइप के फ्रॉड ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है। एक है पहला फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। लेकिन ये तो बताओ कि होते क्या है? ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या है? तो वही हम देखने जा रहे हैं। अब पहला देखो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहला है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले इसकी दे रखी है डेफिनेशन। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की डेफिनेशन क्या है? ये इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट और ओमिशन, किस चीज का? अमाउंट्स का या फिर डिस्क्लोजर का। क्या? इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट और ओमिशन ऑफ अमाउंट्स और डिस्क्लोजर, कि अमाउंट और डिस्क्लोजर का या तो मिस स्टेटमेंट कर देना या उनको ओमिट कर देना। जैसे एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो एक एंटिटी ने क्या कर दिया? अपनी सेल्स बढ़ा के दिखा दी, फर्जी सेल दिखा दी। तो ये क्या है? अमाउंट्स का मिस स्टेटमेंट। और एग्जांपल लेता हूँ कि एक एंटिटी की कंटीजेंट लायबिलिटी है 50 लाख की। कितनी है? 50 लाख की। लेकिन उसने जो डिस्क्लोजर दिया मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपको पता होगा कंटीजेंट लायबिलिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दिया जाता है। तो उसने जो डिस्क्लोजर दिया ना वो कितना का दिया? ओनली 30 लाख का, जबकि कितने का जाना चाहिए था? 50 लाख का जाना चाहिए था। तो ये क्या हो गया? मिस स्टेटमेंट ऑफ डिस्क्लोजर। ऐसे ही ओमिशन हो गया। ओमिशन का एग्जांपल ले लूँ कि मान लो एक एक्सपेंस और 10,000 का, एंटिटी ने इसको P&L में दिखाया ही नहीं, तो ये क्या हो गया? ओमिशन ऑफ अमाउंट। ऐसे ही डिस्क्लोजर का एग्जांपल के केस चल रहा है, एंटिटी पर कंटीजेंट लायबिलिटी आ रही है लेकिन एंटिटी उसका डिस्क्लोजर ही नहीं दे रही, तो ये क्या हो गया? ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन किसकी? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती क्या है? अब नेक्स्ट है इट मे बी अकम्प्लिश्ड बाई फॉलोइंग। अब इसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या कवर है। वैसे तो हमने डेफिनेशन में देख लिया, यहाँ पे वापस से लिख रखा है कि इसके अंदर क्या क्या कवर है। उन्हीं बातों को घुमा फिरा के कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कौन कौन से फ्रॉड कवर है। पहला है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्या करना? मैनिपुलेट करना। मतलब वही सेल्स बढ़ा के दिखा दी, एक्सपेंस को कम करना, उनको ज़्यादा करना, यही क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना। दूसरा क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर्स। क्या है दूसरा? मिस रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर्स, कि डिस्क्लोजर देना था कंटीजेंट लायबिलिटी का 50 लाख का, एंटिटी ने 30 लाख का दे दिया, या फिर डिस्क्लोजर दिया ही नहीं।
तो ये भी क्या एक फ्रॉड है, कौन सा, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक और है, ये हमने डेफिनेशन में देखा, थर्ड वाला, ये देखो क्या लिखा है, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। किसकी बात हो रही है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो ये एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है प्रूडेंस कंसेप्ट, आपने पढ़ा होगा प्रूडेंस कंसेप्ट। ये क्या बोलता है कि एंटिटी को क्या करना होता है, जो भी एंटीसिपेटेड लॉसेज होते हैं ना उनको तो बुक कर लेना होता है, जो भी फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेज होते हैं उनको बुक कर लेना होता है आज ही, लेकिन जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको बुक नहीं करना होता। लेकिन मान लो एंटिटी ये प्रूडेंट प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं करती, तो इसको भी क्या माना जाएगा, इसको भी फ्रॉड माना जाएगा। कौन सा वाला, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला फ्रॉड माना जाएगा। इसे भी क्या माना जाएगा, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग माना जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कौन कौन से फ्रॉड कवर होते हैं। अब एक टॉपिक और दे रखा है, ये क्या है, देखो अभी हमारा क्या चल रहा है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यही हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, डेफिनेशन देख ली, ये देख लिया कि इसके अंदर कौन कौन से फ्रॉड कवर है। अब हम ये देख रहे हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल्स यूजिंग टेक्निक सच एज, कि ये जो ऊपर वाली फ्रॉड है ना, इस टॉपिक में हम क्या सीखने जा रहे हैं, इस टॉपिक में क्या सीखने जा रहे हैं कि ये जो ऊपर वाली फ्रॉड है ये मैनेजमेंट करेगा कैसे, ये ऊपर वाली फ्रॉड मैनेजमेंट करता कैसे है। तो एकदम सिंपल पॉइंट है, बहुत ही इजी पॉइंट्स है। पहला देखो इसमें क्या लिखा, पहला लिखा कैसे करेगा मैनेजमेंट, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके। क्या करेगा मैनेजमेंट, जर्नल एंट्रीज, भाई फेक जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा, फर्जी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा। भाई अगर मैनेजमेंट को क्या करना है, सेल्स बढ़ा के दिखानी है फर्जी, तो क्या करेगा, झूठी जर्नल एंट्रीज तो पास करेगा। तो ये लिखा है। दूसरा देखो क्या है, इनएप्रोप्रिएट एजम्पशंस लेगा और जजमेंट्स लेगा। याद करो जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करते हैं, मैनेजमेंट की जजमेंट पे बेस होते हैं। वो जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह होते हैं, जैसे प्रोविजंस हुए, एनआरवी निकालना हुआ, ये मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, मैनेजमेंट क्या कर सकता है, गलत जजमेंट ले ले, जानबूझ के क्या कर ले मैनेजमेंट, क्या कर ले जानबूझ के गलत एजम्पशंस ले ले, जानबूझ के गलत एजम्पशंस ले ले, इस तरह से फ्रॉड कर सकता है। थर्ड क्या है, कॉन्सीलिंग फैक्ट्स, फैक्ट तो छुपा लेना, फैक्ट तो छुपा लेना। मान लो एंटिटी पे क्या चल रहा है, कोई केस वगैरह चल रहा है जिससे एंटिटी पे क्या रही है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन रही है, लेकिन इसे क्या करना है, फ्रॉड करना है। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उस केस को छुपा रहा है, उस फैक्ट को क्या कर रहा है, छुपा रहा है कि हमारे पे एक केस चल रहा है, उसको छुपा रहा है। तो इस तरह से फ्रॉड करता है। नेक्स्ट क्या है, देखो ओमिटिंग, एडवांसिंग एंड डिलेइंग द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या है, ओमिटिंग, एडवांसिंग एंड डिलेइंग द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो एक एक देख लेते हैं। सबसे है ओमिटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये तो हमने पहले ही देख लिया कि मान लो कोई एक्सपेंस हुआ लेकिन उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये तो हो गया ओमिटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा है एडवांसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, एडवांसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब कि मान लो क्या हो रहा है कि एंटिटी में उसकी सेल्स बहुत कम हो रही है, जिस एंटिटी की ऑडिटर ऑडिट कर रहा है ना वो क्या हो रहा है, उसकी सेल्स बहुत कम हो रही है। अब मैनेजमेंट क्या करना चाह रहा है, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहा है। तो क्या हुआ, कुछ फ्यूचर सेल्स की कंट्रैक्ट हुई है, उस एंटिटी ने क्या कर रखा है, कुछ नेक्स्ट ईयर सेल्स के कुछ कंट्रैक्ट कर रखे हैं, जिसके रिगार्डिंग उस मैनेजमेंट को क्या मिल गया, मान लो एडवांस मिल गया, मैनेजमेंट को क्या मिल गया, उन सेल्स के रिगार्डिंग पहले से ही पैसा मिल गया कि सेल्स तो कब होगी, नेक्स्ट ईयर होगी, एक्चुअल सेल्स कब होगी, नेक्स्ट ईयर होगी। लेकिन उनको इस साल ही क्या हो गया, करंट ईयर में कुछ एडवांस में पैसा मिल गया। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इस साल अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स उसकी सेल ज्यादा दिखे, तो वो क्या कर रहा है, एडवांसिंग द ट्रांजेक्शन, उस सेल्स को करंट ईयर की सेल दिखा रहा है, जबकि सेल्स कब की है, नेक्स्ट ईयर की है, लेकिन मैनेजमेंट क्या कर रहा है, करंट ईयर की सेल दिखा रहा है। और डिलेइंग का मतलब भी यही है कि मान लो कि इस साल क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट की सेल्स बहुत ज्यादा जा रही है। अब एंटिटी क्या चाह रही है कि क्या हो रहा है कि सेल्स हमारी ज्यादा जा रही है तो टैक्स ज्यादा लगेगा, तो अपनी सेल्स को कम दिखाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वो क्या कर देंगे कि जो सेल्स करंट ईयर में हुई है उनको क्या कर देंगे, नेक्स्ट ईयर की सेल्स दिखा देंगे। तो इस तरह से भी एक फ्रॉड होता है। तो ये भी हमने देख लिया कि फ्रॉड कैसे कैसे होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले फ्रॉड कैसे करता है मैनेजमेंट, ये भी हमने देख लिए। अब आ जाओ मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। देखो हमने दो देखे थे, दो टाइप के फ्रॉड जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आता है और जो कि ऑडिटर के लिए रेलिवेंट होते हैं। कौन कौन से थे, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, जिसमें से हमने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाओ मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन में क्या बोल रखा है कि एंटिटी के एम्प्लॉइज जो एंटिटी के एसेट्स को चोरी करते हैं छोटे छोटे अमाउंट में, उसे ही क्या बोला जाता है, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। कि एंटिटी के एम्प्लॉइज जो चोरी करते हैं उसे ही मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स बोला जाता है। अब सेकंड पॉइंट में क्या बता रखा है, इट मे बी अकम्प्लिश्ड बाय फॉलोइंग, कि मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में क्या क्या कवर होता है, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है। अब देखो मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में ओनली चोरी कवर नहीं होती कि एम्प्लॉइज जो चोरी कर रहे हैं वही कवर नहीं होती। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, स्टीलिंग द फिजिकल एसेट्स ऑफ एंटिटी। पहला तो क्या आ गया, एसेट्स की चोरी करना। अब देखो आगे और क्या क्या कवर होता है, यूजिंग दी एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, ये भी इसमें कवर होगा मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में। ये फ्रॉड भी किसमें कवर है, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक एम्प्लॉई है, मान लो एक एंटिटी का एक एम्प्लॉई है, उसने लोन लिया है, वो क्या कर रहा है, कुछ लोन ले रहा है। अब लोन ले रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ एसेट्स को गिरवी भी रखना पड़ेगा।
लेकिन ये एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी एसेट्स को गिरवी रखने के बजाय एंटिटी की एसेट्स को गिरवी रख देता है। तो अगर एम्प्लॉय ऐसा भी करता है तो इसे भी क्या माना जाएगा, फ्रॉड। इसे क्या बोला जाएगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। इसे भी क्या बोला जाएगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट देखो, कोजिंग द एंटिटी टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है, मान लो एक एंटिटी ने क्या कर रखा है, एक एम्प्लॉय पे ज्यादा ही भरोसा कर रही है, वो एंटिटी पागल है, उसका जो मैनेजमेंट है उस एंटिटी का वो एकदम पागल है, किसी को भी कितनी पावर बांट रखा है, तो उन्हें एक एम्प्लॉय को ज्यादा ही पावर बांट रखी है। तो वो एम्प्लॉय क्या करता है, कुछ फर्जी बिल वगैरह बना लेता है और उसके रिगार्डिंग क्या ले लेता है, एंटिटी से पेमेंट ले लेता है। क्या करता है, कुछ फर्जी बिल बना लेता है और फिर क्या कर लेता है, मैनेजमेंट से पेमेंट ले लेता है और अपनी जेब में डाल लेता है। तो ये भी क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। इसे भी क्या बोला जाता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। और लास्ट क्या है, एम्बेजलिंग रिसिप्ट्स। एम्बेजलिंग रिसिप्ट्स, तो यहाँ पे भी देखो एम्प्लॉय क्या करता है कि मान लो एंटिटी के कुछ डेटर्स थे और एम्प्लॉय को क्या मिल गई, उन डेटर से पेमेंट मिल गई कि भाई मैनेजमेंट वाले ने एक एम्प्लॉय को ज़्यादा ही पावर दे रखी थी, तो इस एम्प्लॉय को क्या मिली, डेटर से पेमेंट मिली। अभी एम्प्लॉय क्या करता है ज़्यादातर मतलब जो भी पेमेंट मिलती है, मान लो 2000 की पेमेंट मिली, तो इसमें से क्या करता है, मान लो 200 रुपीज़ खुद की जेब में डाल लेता है, इनको क्या बोल देता है कि ये तो बैड डेट्स हो गए, और बाकी क्या करता है, मैनेजमेंट को दे देता है कि भाई ये हमें पैसा रिसीव हुआ डेटर से। तो इस तरह से ये फ्रॉड होता है। तो इसे भी क्या बोला जाता है, इसे भी क्या बोला जाता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो ये सब कवर होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में। तो हमने दोनों देख लिए कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में ओनली एसेट्स की चोरी नहीं आती, बाकी कुछ चीजें भी आती है जो हमने समझ ली। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या आ गए फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखा है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मींस इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट इंडिकेट द प्रेशर और अपॉर्चुनिटी ऑन मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज टू कमिट फ्रॉड। क्या है कि मींस इवेंट और कंडीशन दैट इंडिकेट द प्रेशर और अपॉर्चुनिटी ऑन मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज टू कमिट फ्रॉड। कि ऐसे इवेंट और कंडीशन, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स का मतलब क्या है, ऐसे इवेंट और कंडीशंस जिससे कि ऑडिटर को ये इंडिकेशन मिल जाती है कि हो सकता है कि यहाँ पर एंटिटी के अंदर मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। ऐसे इवेंट और कंडीशन जिससे कि ऑडिटर को क्या मिल जाती है, एक इंडिकेशन मिल जाती है कि हो सकता है कि इस एंटिटी में मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। अब इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मतलब क्या है, इसी बात को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मतलब क्या है कि वो इवेंट और कंडीशन जिनसे ऑडिटर को फ्रॉड रिस्क का पता चल जाता है। क्या किसका पता चल जाता है, फ्रॉड रिस्क। अब आप बताओ फ्रॉड रिस्क के बारे में, हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमने ऐसे 315 में देखा था कि कुछ एरियाज में फ्रॉड रिस्क ज़्यादा होती है। तो हम वही देखने जा रहे हैं कि ऑडिटर पता कैसे लगाएगा उन एरियाज का कि फ्रॉड रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है। अब बताओ जहाँ पे फ्रॉड रिस्क ज़्यादा होती है तो ऑडिटर करता क्या है, वहाँ की आरओएम अलग से कैलकुलेट करता है और उन एरियाज की आरओएम जनरली ज़्यादा ही आएगी और ऑडिटर में क्या करता है, ज़्यादा मेहनत करता है। तो ऑडिटर वही हम सीखने जा रहे हैं कि पता कैसे लगाएगा ऑडिटर कि कौन से एरियाज में फ्रॉड रिस्क ज़्यादा है। तो ऑडिटर उन इवेंट कंडीशन को ढूंढेगा जिससे कि ऑडिटर को इंडिकेशन मिल जाएगी, हाँ यहाँ पर फ्रॉड रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, फ्रॉड रिस्क है, जिनसे ऑडिटर को इंडिकेशन मिल जाएगी। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन देख ली। अब क्या लिखा है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 3 कंडीशन, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड। अब इन फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को भी, इन इवेंट और कंडीशन को भी 3 कंडीशन में डिवाइड कर दिया गया। किस किस में, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, 3 कंडीशन में इनको डिवाइड क्यों किया गया। तो देखो जो फ्रॉड होते हैं ना वो 3 कारणों से ही होते हैं, इस कारण से इन्होंने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को 3 कंडीशन में डिवाइड करा। 3 कारण क्या क्या होते हैं बताओ, कोई फ्रॉड क्यों करेगा। मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसकी बहुत बर्बाद हालत चल रही है, कंगाल हो रखा है तो वो क्या करना चाहेगा, फ्रॉड करना चाहेगा। तो पहला आ गया प्रेशर के कारण लोग फ्रॉड करते हैं। अब दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी। मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसको रोड पे चलते हुए क्या मिल गया, एक पूरा पैसों से भरा हुआ बैग मिल गया, उसने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है, ना ही कोई कैमरा वगैरह लग रही, तो उसका क्या मन चलेगा, उसका मन चलेगा कि मैं बैग उठा लूँ। तो अपॉर्चुनिटी के कारण भी लोग फ्रॉड करते हैं। और थर्ड कारण क्या है, एटीट्यूड, बर्ताव के कारण भी लोग, उनका बर्ताव भी ऐसा हो जाता है, उनका बिहेवियर ही ऐसा हो जाता है, उसके कारण भी लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। कि भाई मान लो उन पर कोई प्रेशर नहीं है, वो बिल्कुल भी कंगाल नहीं है, ना उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही, लेकिन उनका बिहेवियर ही ऐसा है फ्रॉड करने का, उनका खानदानी पेशा है फ्रॉड करने का, तो इस कारण से भी लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्या, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स, मतलब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब वो इवेंट और कंडीशन देखने जा रहे हैं जिनसे कि ऑडिटर को इंडिकेशन मिल जाएगी। क्या इंडिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ पर क्या है, फ्रॉड रिस्क है। लेकिन इसमें भी हम सबसे पहले कौन से एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, वापस पढ़ो टॉपिक क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू, वो भी कौन से वाले, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि वो इवेंट और कंडीशन जिससे कि ऑडिटर को इंडिकेशन मिल जाएगी। क्या इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हो, ये इंडिकेशन मिल जाएगी। तो ये इवेंट और कंडीशन कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल देखो।
सबसे पहले प्रेशर वाले एग्जांपल देख लेते हैं, प्रेशर वाली। और इसमें पहला इवेंट कंडीशन क्या देखो, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन। कि भाई क्या हुआ, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था ना एंटिटी की, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था एंटिटी की, तो उसने देखा कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस एंटिटी के तो बहुत खतरनाक कॉम्पिटिटर्स हैं, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब बताओ कंपटीशन ज़्यादा होगा तो ऑडिटर को क्या लगेगा कि एंटिटी क्या करना चाहेगी, बताओ क्या करना चाहेगी, अपनी सेल्स को ज़्यादा दिखाना चाहेगी। क्या करना चाहेगी जब कंपटीशन ज़्यादा है तो ये एंटिटी क्या करना चाहेगी, अपनी सेल्स को ज़्यादा दिखाना चाहेगी। तो ऑडिटर को ये एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हो। ऑडिटर को क्या मिल जाएगी, इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हो, यानी ऑडिटर को फ्रॉड रिस्क का पता चल जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड। कि ऑडिटर जब एंटिटी की ऑडिट कर रहा था तो उसने देखा कि इस एंटिटी की जो कस्टमर डिमांड है, जो प्रोडक्ट की डिमांड है, बहुत ज़्यादा गिर गई है। इस एंटिटी की जो प्रोडक्ट की डिमांड है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो बताओ जब एंटिटी की प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो ऐसी एंटिटी में कोई भी इन्वेस्ट वगैरह नहीं करना चाहेगा, यानी एंटिटी पे क्या आएगा, प्रेशर आएगा। तो एंटिटी क्या करना चाहेगी, फ्रॉड करना चाहेगी। तो अगर ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है कि एंटिटी के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी क्या कि यहाँ पे हो सकता है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हो। ये ऑडिटर को इंडिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे क्या मिल रही है, इंडिकेशन मिल रही है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ऑडिटर गारंटी मान लेगा कि फ्रॉड हो रहा है। क्या मिल रही है ऑडिटर को, ओनली इंडिकेशन मिल रही है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब देखो ऑडिटर जब ऑडिट करा था एंटिटी की तो उसने देखा कि इस एंटिटी पर कई सारे न्यू लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई होने लग गए, कई सारे न्यू लॉज एंड रेगुलेशन आ गए इस एंटिटी पर, जिससे कि एंटिटी के प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो बताओ जब एंटिटी के प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा यानी उसके मैनेजमेंट में प्रेशर भी आएगा कि हमारे प्रॉफिट पे तो इंपैक्ट पड़ रहा है, हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो ऑडिटर को क्या हो जाएगी, एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करे, अब फ्रॉड करे, क्या करे, फ्रॉड करे। तो इन बातों से ऑडिटर को क्या मिल जाएगी, इंडिकेशन मिल जाएगी। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पे तो देखो 5 एग्जाम्पल ही लिखे हैं, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी के कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था तो उसने देखा कि ये एंटिटी क्या कर रही है, बड़े बड़े अमाउंट्स में अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है। अब क्या होता है, जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन होती है ना, उसमें फ्रॉड करना बहुत ईजी होता है, उनके अंदर फ्रॉड करना बहुत ईजी होता है। आप आराम से क्या कर सकते हो, परचेज का अमाउंट आपको बढ़ा के दिखाना तो बढ़ा के दिखा सकते हो, सेल्स का अमाउंट कम करना है ज़्यादा करना है आराम से कर सकते हो। तो ये करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर ऑडिटर को ये पता चलता है कि एंटिटी क्या कर रही है, अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन कर रही है, तो ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स। ऑडिटर ने देखा कि इस एंटिटी में क्या है, बड़े बड़े अमाउंट से क्या एस्टिमेट्स बने हुए हैं। अब मैंने आपको बताया भी था कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसे बनाए जाते हैं, उस पर मैनेजमेंट के जजमेंट के अनुसार मैनेजमेंट अपनी जजमेंट लगाता है। तो यहाँ पे फ्रॉड करना बहुत ईजी हो जाता है। मैनेजमेंट क्या कर सकता है, मैनेजमेंट इन जजमेंट में अपना बायस कर सकता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को कम करना चाहे तो कम कर सकता है, ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा कर सकता है। तो यहाँ पे फ्रॉड के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर उसने ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ऑडिटर को जैसे पता लगता है कि इस एंटिटी में बड़े बड़े अमाउंट के एस्टिमेट्स हैं, तो ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या है, फ्रॉड की रिस्क है। यहाँ पे हो सकता है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हो। एक और एग्जांपल बता ही देता हूँ कि ऑडिटर ने देखा कि इस एंटिटी की क्या है, टैक्स हेवन जुरिडिक्शन में कुछ ब्रांचेस हैं। इस एंटिटी की टैक्स हेवन जुरिडिक्शन में ब्रांचेस हैं, मतलब टैक्स हेवन जुरिडिक्शन मतलब जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, जहाँ पे टैक्स नहीं लगता। जैसे मान लो ऑडिटर ने देखा कि इस एंटिटी की जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूँ, इसकी दुबई में क्या है, एक ब्रांच है। तो ऑडिटर को ये पता चलते ही ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि एंटिटी क्या कर रही हो, फ्रॉड कर रही हो। कैसे फ्रॉड कर रही हो, अपने प्रॉफिट्स को उस कंट्री में शिफ्ट करके, अपने प्रॉफिट्स को उस कंट्री में शिफ्ट करके। तो इस तरह से ऑडिटर को इंडिकेशन मिल जाएगी। गारंटी नहीं होगा, ऑडिटर गारंटी नहीं बोलेगा कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी। यानी ऑडिटर मान लेगा कि यहाँ पे क्या है, फ्रॉड रिस्क है, और फ्रॉड रिस्क है तो ऑडिटर क्या करेगा, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी वाले एग्जाम्पल भी हुए। अब देखो एटीट्यूड की बर्ताव ऐसा है। अब ऑडिटर देखो, इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं, नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस। कि ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था ना तो उसे पता चला कि जिस एंटिटी में ऑडिट कर रहा हूँ ना, ये तो क्या करते रहते हैं, लॉज एंड रेगुलेशन को वायलेट करते ही रहते हैं। इन्होंने तो अपना पेशा ही बना लिया है, ये क्या करते रहते हैं, लॉज एंड रेगुलेशन को वायलेट करते ही रहते हैं। तो बताओ जब ये लॉज एंड रेगुलेशन को वायलेट करते ही रहते हैं तो ये पॉसिबल है कि अब अभी भी वायलेट कर रहे हो, तो इस काम से ऑडिटर को इंडिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे फ्रॉड होने के चांस ज्यादा हैं। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा क्या है कि डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, सो मैनेजमेंट को सही भी नहीं कर रहा। मतलब ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था तो उसने देखा कि इस एंटिटी के जो कंट्रोल्स हैं वो एकदम खराब है, और मैनेजमेंट को ये बात पता भी है कि हमारी कंट्रोल्स खराब है, फिर भी मैनेजमेंट अपने कंट्रोल्स को अच्छा नहीं करता, यानी मैनेजमेंट का बिहेवियर ही खराब है। तो ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि मैनेजमेंट जानबूझ के सही नहीं कर रहा हो कंट्रोल्स फ्रॉड करने के लिए। तो यहाँ पे एक ऑडिटर को इंडिकेशन मिल जाएगी।
एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑडिटर, कि मैनेजमेंट वगैरह क्या कर रहे हैं, ऑडिटर पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, उसको काम नहीं करने दे रहे, उसके काम में टांगे अड़ा रहे हैं। तो ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि ये लोग कुछ फ्रॉड कर रहे हो, इस कारण से मुझे काम नहीं करने दे रहे, इसलिए ऑडिटर को यहाँ पे भी क्या मिल जाएगी, एक इंडिकेशन मिल जाएगी। तो ये भी क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमने एग्जाम्पल देख ली कौन से वाले, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिससे ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी। क्या इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, रिलेटिंग टू मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। तो हम वो इवेंट और कंडीशन देखने जा रहे हैं, उन इवेंट कंडीशन के एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं जिनसे ऑडिटर को इंडिकेशन मिल जाएगी। क्या इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि एम्प्लॉइज या फिर मैनेजमेंट क्या कर रहे हो, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स कर रहे हो। उनके एग्जांपल्स हम देखने जा रहे हैं। इसमें भी सबसे पहले प्रेशर के कारण, तो ये इनके एग्जांपल देखो। पहला है पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कि ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था तो उसने देखा कि इस एंटिटी के मैनेजमेंट पर या एम्प्लॉइज पर क्या है, बहुत ज़्यादा पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ऑडिटर ने देखा कि मैनेजमेंट है ना, उसने क्या ले रखा है, कुछ अपने पर्सनल लोन वगैरह ले रखे हैं, पर्सनल लाइफ में इसने क्या कर रखे हैं, कुछ लोन्स वगैरह ले रखे हैं, और मैनेजमेंट उनको रिपे नहीं कर पा रहा। अब बताओ मैनेजमेंट उनको रिपे नहीं कर पा रहा तो उस पर क्या आएगी, मैनेजमेंट पे प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो क्या करना चाहेगा, फ्रॉड करना चाहेगा, वो चोरी करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा मैनेजमेंट, चोरी करना चाहेगा। तो इससे ऑडिटर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स हो सकता है। दूसरा देखो क्या लिखा है, एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉइज। ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था तो उसने देखा कि एंटिटी और एम्प्लॉइज के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे भाई, उसने देखा कि फ्यूचर ले ऑफ, कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है इस एंटिटी में, ये मैनेजमेंट क्या करने जा रहा है, फ्यूचर में एम्प्लॉइज को निकालने जा रहा है अपनी एंटिटी से। बताओ अगर कोई मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को फ्यूचर में निकालेगा तो एम्प्लॉइज क्यों रहेंगे, एम्प्लॉइज अपने मैनेजमेंट से दुखी रहेंगे, एंटिटी से दुखी रहेंगे, और वो दुखी रहेंगे तो क्या करना चाहेंगे, चोरी करना चाहेंगे। तो इस बात से भी ऑडिटर को क्या मिल जाएगी, एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो जाए, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स हो जाए। एक और देख लो कि रिवार्ड्स एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कि ऑडिटर ने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मैनेजमेंट के लोग हैं, क्या करवा रहे हैं, अपनी जो एम्प्लॉइज हैं उनसे गधों की तरह काम करवा रहे हैं, एम्प्लॉइज से गधों की तरह काम करवा रहे हैं, लेकिन उनको बोनस ठीक से नहीं देते, बोनस वगैरह ठीक से नहीं देते, उनको प्रमोशन नहीं देते ठीक से। तो ऐसे केस में ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि एम्प्लॉइज दुखी होकर के क्या करें, चोरी करे। तो यहाँ पे भी ऑडिटर को मिल जाएगी क्या कर रहे हो, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स हो रहा हो। अब अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल देख लेते हैं, कि ऑडिटर जब ऑडिट करा था तो उसने देखा कि इस एंटिटी में इन्वेंट्री और जो फिक्स एसेट्स हैं वो क्या स्मॉल साइज की और हाई वैल्यू की हैं, कि इस एंटिटी की जो इन्वेंट्री हो क्या छोटी छोटी साइज की और उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, और इस एंटिटी में कंट्रोल्स भी बेकार है। इन दोनों को साथ में पढ़ो, कि ऑडिटर जब ऑडिट करा था उसने देखा कि इस एंटिटी की इन्वेंट्री की जो साइज है वो बहुत छोटी है, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और इस एंटिटी के जो कंट्रोल्स है वो खराब है। तो ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि एम्प्लॉइज क्या कर रहे हो, इस एंटिटी की इन्वेंट्री चोरी कर रहे हो, क्यों, यहाँ पे कंट्रोल्स भी खराब है और इन्वेंट्री की वैल्यू भी ज्यादा है। तो ये भी हो गया। अब देखो लास्ट एटीट्यूड बिहेवियर वाला, तो देखो पहला क्या है, बिहेवियर डिसैटिस्फाइड विद एंटिटी, कि बिहेवियर इंडिकेट द डिसैटिस्फैक्शन विद एंटिटी। कि ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था तो मान लो उसने एम्प्लॉइज वगैरह से बातचीत करी होगी। अब उसने जब एम्प्लॉइज से बातचीत करी ना तो उसे पता चला कि यहाँ के जो एम्प्लॉइज है, इस एंटिटी के जो एम्प्लॉइज हैं वो अपनी एंटिटी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि इस एंटिटी के एम्प्लॉइज क्या है, दुखी हैं, तो हो सकता है कि क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स कर रहे हो। एक और देख लो लाइफ स्टाइल में चेंजेस, कि ऑडिटर ने जब ऑब्जर्व किया वहाँ पे, जब ऑडिटर ने क्या करा, ऑब्जर्व करा उस एंटिटी के अंदर, तो उसने देखा कि जो एम्प्लॉइज हैं ये क्या करते हैं, महंगी महंगी ब्रांड की घड़ियाँ पहनते हैं, महंगे महंगे मोबाइल फोन्स रखते हैं, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल एकदम ही चेंज हो रखी है। तो ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। बस एक इंडिकेशन मिलेगी, सीधे नहीं बोल देगा कि भी एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहे हैं, इंडिकेशन मिल जाएगी। ऑडिटर क्या करेगा, इंडिकेशन मिलने पर वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करेगा, क्या करेगा, मेहनत ज़्यादा करेगा। तो ये भी हमारे कंप्लीट हुए। अब आगे बढ़ने से पहले बार थोड़ा सा बता और देता हूँ इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो देखो एक तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोलेगा एग्जांपल्स बता दो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आप बोलोगे कि क्या सर हमको सारे पॉइंट याद करने हैं क्या, तो आपको देखो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड, ये तो याद होनी चाहिए, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड। फिर इसके अंदर के जो पॉइंट है, एग्जांपल्स हैं, ये आपको सारे याद नहीं करने, हर एक के अंदर के आप कितने कितने याद कर लेना, ओनली टू याद कर लेना, ओनली टू पॉइंट्स, बस ओनली 2 पॉइंट्स याद कर लेना सभी के अंदर। इस तरह से आपको याद करना है, और बाकी पॉइंट्स का क्या करना है, बाकी पॉइंट बस एक बार रीड कर लेना समझने के लिए। याद कितने करने हैं, 2, और ये पढ़ते याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, एकदम ईजी है। तो ये क्वेश्चन तो इस तरह से आता है। दूसरा कैसे आता है, दूसरा देखो कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आपको दे देगा कि हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन चल रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्या है, तो ऑडिटर कैसे पता लगाएगा कि यहाँ पे फ्रॉड वगैरह हो रहा है, कि किस तरह से फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कंपटीशन ज्यादा है,
तो आप बताओगे कि यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट पे प्रेशर है, वो प्रेशर होने के कारण क्या हो सकता है, ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हो। तो ये दो चीज बतानी पड़ेगी। तो ऐसे इस तरह से कोई सा भी पूछ सकता है कि बोल देगा कि सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स है एंटिटी के अंदर, तो आप बताओगे कि यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है, तो इस कारण से ऑडिटर को इंडिकेशन मिल जाएगी कि मैनेजमेंट क्या कर सकता है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी एंड ऑडिटर इन केस ऑफ ए फ्रॉड। तो देखो अभी तक तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि फ्रॉड क्या होता है और हमने देखा कि कौन कौन से टाइप के फ्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डालते हैं, मतलब ऑडिटर के लिए रेलिवेंट होते हैं। फिर हमने उनके बारे में जाना कि उनके अंदर कौन कौन से फ्रॉड कवर होते हैं। फिर हमने पढ़ा फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कि ऑडिटर को फ्रॉड रिस्क का कैसे पता चलता है, तो कुछ इवेंट कंडीशन से पता चलता है, उनके हमने एग्जाम्पल देख लिए। अब आइए रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बोला गया कि फ्रॉड को रोकने के लिए और अगर फ्रॉड हो भी जाता है तो उसको पकड़ने के लिए जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी है, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की है। बताओ बिजनेस कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहे हैं मैनेजमेंट वाले, तो फ्रॉड को रोकने की, इनको पकड़ने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, मैनेजमेंट की होगी। इसको रोकने और पकड़ने की पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की होगी। अब देखो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो सबसे पहले तो ये डाउट आता है कि क्या ऑडिटर की फ्रॉड को पकड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है भी या नहीं है। पहले तो ये है कि क्या ऑडिटर को फ्रॉड को पकड़ना भी है या फिर नहीं पकड़ना। तो देखो ये बात हमें बताता है ऐसे 200, ये बात हमें कौन बताता है, ऐसे 200 बताता है। तो ऐसे 200 में लिखा हुआ है कि ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर का काम है ये रीजनेबल एश्योरेंस देना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये रीजनेबल एश्योरेंस देना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मेटल स्टेटमेंट से फ्री तो है ना, उनमें कोई मेटल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। अब बताओ मेटल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रॉड एंड एरर, इसमें दोनों कवर होते हैं मेटल मिसस्टेटमेंट में अंदर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर दोनों कवर होते हैं। ये बात मैंने आपको ऐसे 315 में बताई है, दोनों कवर होते हैं, क्या क्या, फ्रॉड भी कवर होता है और एरर भी कवर होता है। यानी ऐसे 200 हमें बताता है कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली एरर को पकड़ने की नहीं है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को पकड़ने की भी है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को पकड़ने की भी है। तो ऐसे 200 हमें बताता है। फिर देखो यहाँ पे कुछ बातें और बताता है 200, सिंपल सी, क्या लिखा है कि फ्रॉड को ना पकड़ने की रिस्क, कि फ्रॉड को ना पकड़ पाने की रिस्क ज्यादा होती है किससे, एरर से। ये बताओ एरर को पकड़ना मुश्किल है या फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि जो एरर होता है ना वो अनइंटेंशनल होता है, यानी अगर जब एरर होगा तो कोई भी उसको छुपाने की कोशिश नहीं करेगा, इस कारण से एरर को पकड़ना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब कोई फ्रॉड करेगा ना, तो वो उसको छुपाने की भी कोशिश करेगा, इस कारण से फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल होता है। अब थर्ड पॉइंट में क्या बताया कि मैनेजमेंट फ्रॉड को ना पकड़ पाने की रिस्क ज्यादा होती है किसी एम्प्लॉय फ्रॉड से। आप खुद ही बताओ, मान लो एक एंटिटी में एक तो मैनेजमेंट ने फ्रॉड करा है और एक फ्रॉड किया एम्प्लॉय ने, तो किसे पकड़ना मुश्किल होगा, मैनेजमेंट वाले फ्रॉड को। क्यों, क्योंकि अगर एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा ना तो उसको छुपा नहीं पाएगा, उसके पास ज्यादा साधन नहीं होंगे उसको छुपाने के। तो एम्प्लॉय फ्रॉड को पकड़ना तो थोड़ा आसान है, लेकिन जो मैनेजमेंट फ्रॉड करेगा ना उसके पास क्या होती है, मैनेजमेंट के पास पावर होती है, तो वो क्या कर सकता है, मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकता है। इस कारण से बोला गया कि मैनेजमेंट फ्रॉड को ना पकड़ पाने की रिस्क एम्प्लॉय फ्रॉड से ज्यादा होती है, मैनेजमेंट फ्रॉड को पकड़ पाना ज्यादा मुश्किल होता है। ये बात लिखी है और ये सारी बातें हम ऐसे 200 में भी देखते हैं। अब देखो अभी तक तो हमने क्या देखा, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि वास्तव में ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है भी या नहीं फ्रॉड को पकड़ने की, तो हमने देखा इससे 200 ही बोल देता है कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, तो उसे करना क्या है, ये तो हमने देख लिया कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को पकड़ने की, लेकिन इसे करना क्या है। तो अब ऐसे 315 बताता है, ऐसे 315 में बताओ हम क्या करते हैं, आरएमएम निकालते हैं। तो ऐसे 315 बताता है कि ऑडिटर को क्या करना है, अब आरएमएम निकालना है कि फ्रॉड के कारण रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। ऑडिटर को आरएमएम निकालना है कि फ्रॉड रिस्क के कारण आरएमएम क्या है। देखो जहाँ पे फ्रॉड रिस्क होती है वहाँ पे आरएमएम ज्यादा आती है, तो ऑडिटर को क्या करनी है, जहाँ पे फ्रॉड रिस्क है वहाँ की अलग से आरएमएम निकालनी है। अब एक पॉइंट और लिखा है, ये एक एग्जांपल है, देखो ये जो पॉइंट लिखा है एक तरह से एग्जांपल है। क्या लिखा है, इट इज ए प्रिजम्पशन दैट रेवेन्यू, जो सेल्स आती है पेंडल के अंदर उसमें क्या होती है, फ्रॉड रिस्क होती है। तो ये क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ पे आई से ये बोल रहा है कि ये माना जाता है कि जो सेल्स होता है ना पेंडल के अंदर, जो सेल्स आती है उसमें फ्रॉड रिस्क होती ही होती है। जैसे मैंने आपको जब 315 पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, मैंने वहाँ पे एग्जांपल लिए थे फ्रॉड रिस्क के कि कहाँ पे फ्रॉड रिस्क होती है। वहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए थे, एक लिया था मैंने कैश एंड बैंक बैलेंस वाला और एक लिया था मैंने फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर वाला, कि इनमें जनरली क्या होती है, फ्रॉड रिस्क होती है। तो ऐसे यहाँ पे लिख दिया कि जो सेल्स होती है ना पेंडल के अंदर, जो सेल्स आती है वहाँ पे क्या होती है, जनरली फ्रॉड रिस्क होती है, वहाँ पे क्या होती है, फ्रॉड रिस्क होती है। तो एक एग्जाम्पल दे दिया। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हमने सबसे पहले देख लिया ऐसे 200 के कारण, ऐसे 200 के अकॉर्डिंग
कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, फ्रॉड को भी पकड़े, जिसमें फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल होता है और उसमें भी मैनेजमेंट फ्रॉड को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर हमने देखा कि इसको फ्रॉड को पकड़ने के लिए करना क्या है। सबसे पहले ऑडिटर को फ्रॉड को पकड़ने के लिए ऐसे 315 के अकॉर्डिंग आरएमएम कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? आरएमएम कैलकुलेट करनी है। अब जैसे ही वो आरएमएम निकाल लेते हो तो बताओ ऑडिटर क्या करता है, जहां पे आरएमएम ज्यादा आती है वहां पे ऑडिटर ज्यादा मेहनत करता है। और क्या करता है बताओ मेहनत में? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करता है। तो अब यही करना ऑडिटर को, क्या करना है, एज पर ऐसे 330 ऑडिटर को डिटरमाइन करना है ओवरऑल रेस्पॉन्स टू असेट रिस्क। ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना है कि मैंने आरएमएम तो निकाल ली, लेकिन अब मैं कौन सी प्रोसीजर लगाऊं, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाऊं या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब ऑडिटर को कौन सी प्रोसीजर लगानी होती है हम कहाँ पे सीखते डिटेल में, मैंने आपको कहाँ बताया था, ऐसे 330 में सिखाया था कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाएगा ऑडिटर या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो पूरी की प्रोसीजर्स, ये जो पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये सारी की सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारी की सारी बातें वही लिखी हुई हैं। अब देखो, अब ऑडिटर ने क्या क्या कर लिया, ऑडिटर ने देखा कि भाई ऐसे 200 के अकॉर्डिंग मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को पकड़ने की। ऑडिटर ने ऐसे 315 के अकॉर्डिंग आरएमएम कैलकुलेट कर ली। फिर ऑडिटर ने ऐसे 330 के अकॉर्डिंग ऑडिटर क्या करने लग गया, प्रोसीजर्स लगाने लग गया। अब बताओ, जैसे ही ऑडिटर प्रोसीजर्स लगाने लग गया तो हो सकता है कि ऑडिटर को क्या हो जाए, ऑडिटर के फ्रॉड पकड़ में आ जाए। जैसे ऑडिटर क्या करेगा, प्रोसीजर्स लगाएगा, तो क्या हो सकता है कि ऑडिटर के फ्रॉड पकड़ में आ जाएं। और जैसे ही फ्रॉड पकड़ में आएंगे तो उसे क्या करना है वो देखो। अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने जा रहे हैं कि जैसे ही ऑडिटर के फ्रॉड पकड़ में आ गए तब उस ऑडिटर को क्या करना है, जैसे ऑडिटर को फ्रॉड मिल जाते हैं तो ऑडिटर को क्या करना है, फ्रॉड को कम्युनिकेट करना है। ऑडिटर को क्या करना रहेगा, फ्रॉड को कम्युनिकेट करना रहेगा। तो बोला गया अगर ऑडिटर को एम्प्लॉय के फ्रॉड मिले हैं, ऑडिटर को वो फ्रॉड मिले जो कि एम्प्लॉय ने करे हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट को जाके बताएगा। ऑडिटर किसे जाके बताएगा, मैनेजमेंट को जाके बताएगा। लेकिन अगर मान लो मैनेजमेंट ने फ्रॉड करा है, अगर फ्रॉड किसने किया है, मैनेजमेंट के बंदों ने करा है, तो किसे जाके बताएगा ऑडिटर, तो ऑडिटर मैनेजमेंट के माई बाप यानी TCWG को जाके बताएगा, यानी उस एंटिटी के ओनर्स मान लो, उनको जाकर के बताएगा, उनको जाकर के रिपोर्ट करेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। अब देखो दोनों ही केसेज में ऑडिटर एक चीज और क्या करेगा, देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ऑडिटर ये भी डिटरमाइन करेगा क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन फ्रॉड्स को बताने की नीड है क्या, कि मुझे जो भी फ्रॉड मिले हैं इन फ्रॉड के बारे में किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने की नीड है क्या, ये भी ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। कोई लीगल एडवाइस वगैरह ले लेगा अपने एडवोकेट से और ये भी देखेगा किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन फ्रॉड के बारे में बताने की नीड है क्या। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होती है, जैसे सेबी हुआ, RBI हुआ, ये सब क्या होते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, ये सब क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इस तरह से कम्युनिकेशन करना है। तो जैसे ही ऑडिटर को फ्रॉड मिल जाते हैं, ऑडिटर को क्या करना है, अगर एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है तो मैनेजमेंट को जाकर बताएगा, और अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है तो TCWG को जाके बताएगा। और साथ ही साथ ये भी देखेगा क्या ये जो फ्रॉड हुए, जो भी फ्रॉड मुझे मिले हैं इनके बारे में किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने की भी नीड है क्या, ये भी ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, क्या लिखा है, इन केस ऑफ कंपनीज। इसका मतलब क्या है, अगर ऑडिटर किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है, किसकी ऑडिट कर रहा है, किसी कंपनी की, तो ये जो रिपोर्टिंग है ना वो कैसे होगी, एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 एंड कारो। कैसे होगी फिर ये रिपोर्टिंग, एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 एंड कारो। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, रिपोर्टिंग चैप्टर में पढ़ते हैं। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, डिटेल में रिपोर्टिंग चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अगर मान लो ऑडिटर किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है और वहां पे उसे फ्रॉड मिलते हैं, तो रिपोर्टिंग इस तरह से नहीं होगी जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय के फ्रॉड मिलते हैं तो मैनेजमेंट के फ्रॉड मिलते हैं तो TCWG को जाके बताएगा। इस तरह से रिपोर्टिंग नहीं होगी। कैसे होगी, एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 एंड कारो के अकॉर्डिंग, इस तरह से होगी। और ये हम कहाँ पे सीखते हैं, रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। कौन सा टॉपिक, रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला, कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक और दे रखा है इसे, ऑडिट प्रोसीजर्स का, कि ऑडिटर प्रोसीजर्स क्या लगाएगा। देखो मैंने आपको बताया था ऑडिटर क्या सबसे पहले किसका पता लगाता है, फ्रॉड रिस्क का। कैसे पता लगाता है बताओ, इवेंट और कंडीशंस को देख के पता लगाता है। क्या किसका पता लगाता है, इवेंट और कंडीशन को देख के पता लगाता है कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड रिस्क है क्या। ऑडिटर को जैसे इवेंट कंडीशन पता चल जाते हैं तो ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाती है कि यहाँ पे हो सकता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। तो यहाँ पे हम ऑडिट प्रोसीजर देखने जा रहे हैं, किसकी, फॉर फ्रॉड रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। यहाँ पे हम किसकी प्रोसीजर देखने जा रहे हैं, इसको लिख लो आप ब्रैकेट में समझने के लिए, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या लिख लो, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहाँ पे कौन सी प्रोसीजर की बात हो रही है, अगर ऑडिटर को देखो पर ये वाले एग्जांपल्स मिल जाते हैं, ये वाली इवेंट कंडीशन मिल जाते हैं, कौन सी, एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर ये वाले एग्जांपल्स मिल जाते हैं ऑडिटर को, कुछ इवेंट कंडीशन मिल जाते हैं,
तो ऑडिटर को क्या मिल जाएगी, ऑडिटर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्रॉड रिस्क है। तो ऑडिटर क्या करेगा, मेहनत करेगा। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ऑडिटर करेगा क्या। ऑडिटर मेहनत तो करेगा, लेकिन करेगा क्या वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखो ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर ये देखेगा सबसे पहले तो देखो क्या क्या करना चाहिए, ये देखना है कि जो जनरल एंट्रीज पास करी हैं, जो जनरल एंट्रीज पास करी गई हैं वो सही तो है ना। अब बताओ ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी जाती है, कैसे करी जाती है, मैंने आपको बताया भी था, ऊपर पढ़ाया भी था, आपको दिखा भी देता हूँ वापस से, याद नहीं आ रहा हो तो। देखो कैसे करता है मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट कैसे करता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमारा टॉपिक था फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर हमने देखा था कि मैनेजमेंट करता कैसे है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कैसे करता है, फेक एंट्रीज पास करके, गलत अजम्पशंस वगैरह लेके, मतलब गलत अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बना के, या फिर फैक्ट्स वगैरह छुपा के, इस तरह से करता है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ये चीजें देखेगा। ऑडिटर क्या करेगा, ये देखेगा कि जो जनरल एंट्रीज हैं ये सही तो है ना, कोई फर्जी तो नहीं है ना। ऑडिटर क्या करेगा, यही प्रोसीजर लगाएगा। ऑडिटर क्या करेगा कि जो जनरल एंट्रीज पास करी गई हैं वो फर्जी तो नहीं है ना। और क्या देखेगा कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हैं वो अपने भले के लिए तो नहीं बना लिए, क्यों, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनते हैं उसमें मैनेजमेंट की जजमेंट यूज होती है। तो ऑडिटर देखेगा कि मैनेजमेंट ने जो जजमेंट यूज करी है वो अपने फायदे के लिए तो यूज नहीं कर ली, तो उसकी बायसनेस चेक करेगा। और एक पॉइंट और लिखा है, ये देखो अलग पॉइंट है, क्या लिखा है, इफ ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि अगर मान लो कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ। तो एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो एंटिटी वैसे नॉर्मली क्या करती है, 5% डिस्काउंट देती है, कोई सेल्स वगैरह करती है तो, लेकिन ऑडिटर ने देखा कि एंटिटी ने कुछ सेल्स ऐसी कर रखी है जिसमें एंटिटी ने 20% डिस्काउंट दे रखा है। तो ये क्या हो गई, यही ट्रांजेक्शन क्या हो गई, आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। तो ऐसे केस में बताओ ऑडिटर कैसे चेक करेगा, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा बिजनेस रेशनल। आप बोलोगे इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस रेशनल का मतलब, ऐसे केस में अगर कोई आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है तो ऑडिटर जाके मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, उससे पूछेगा कि आपने ये जो ट्रांजेक्शन करी है इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट क्यों दिया, भी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आपने क्यों करी। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, अपनी ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तर्क वगैरह देगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने जो भी जस्टिफिकेशन दी है ना उनमें कोई झोल तो नहीं है ना। इस तरह से ऑडिटर को चेक करता है, इस तरह से ऑडिटर इन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन को चेक करता है। तो ये होती है ऑडिट प्रोसीजर्स कुछ, तो ये भी हमने देख लिया, बस में 3 पॉइंट दे रखे हैं, ज्यादा काम का टॉपिक नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर, ये क्या देखो, इम्पॉसिबिलिटी टू कंटिन्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, कि जब ऑडिट करना ही पॉसिबल ना हो, कब नहीं होगा। तो पहले लिखा है, मान लो फ्रॉड के कारण कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कि ऑडिटर ने देखा कि जिस एंटिटी में ऑडिट कर रहा हूं वहां पे भयंकर फ्रॉड हो रहे हैं और उसके कारण कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं जिससे कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ऑडिटर ने देखा कि फ्रॉड के कारण कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ गए जिससे मैं यहाँ पे ऑडिट कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर पाएगा, ऐसे कैसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे। तो देखो जब फ्रॉड हो रहा होगा ना और ऑडिटर को पकड़ने की कोशिश करेगा तो जो मैनेजमेंट और TCWG हैं वो ऑडिटर को काम नहीं करने देंगे, टांगे अड़ाएंगे, ऑडिटर को परेशान करेंगे। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या नहीं कर पाएगा, ऑडिट कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो बताओ वो ऑडिटर को ऐसे केस में करना क्या रहेगा, ऐसे केस में ऑडिटर को क्या क्या करना रहेगा। तो देखो सबसे पहले तो ऑडिटर को क्या करना है, डिटरमाइन वेदर लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। सबसे पहले तो ऑडिटर को ये चेक करना है, सबसे पहले तो ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना है क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन फ्रॉड्स के बारे में बताने की मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। क्या डिटरमाइन करना ऑडिटर को, सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करना है क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये जो फ्रॉड हो रहे हैं इनके बारे में बताने की मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ये डिटरमाइन करेगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आप एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे देखो कंपनीज एक्ट में जब ऑडिटर किसी कंपनी की ऑडिट करता है ना तो वहां पे एक प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है कि अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा का होता है, फ्रॉड अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का होता है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, उस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ऑडिटर को यही बात डिटरमाइन करनी है कि यहाँ पे जो फ्रॉड हो रहे हैं तो इनके बारे में किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने की मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, और अगर है तो ऑडिटर क्या करेगा, उन फ्रॉड के बारे में उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को क्या कर देगा, रिपोर्ट कर देगा। सबसे पहला काम ऑडिटर को ये करना है। फिर दूसरा काम उसे क्या करना है, दूसरा ऑडिटर को क्या करना है, कंसिडर विड्रॉ इफ लीगली परमिटेड। ऑडिटर को ये देखना है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ऑडिटर क्या सोच रहा है कि देखो ऑडिट करना तो पॉसिबल है नहीं, ऑडिटर यही तो सोच रहा है कि ऑडिट करना तो पॉसिबल है नहीं, तो ऑडिटर क्या करना चाह रहा है, ऑडिटर ऑडिट को छोड़ के जाना चाह रहा है। ऑडिटर क्या करना चाह रहा है, ऑडिटर ऑडिट को बीच में छोड़ के वहां से भाग के जाना चाह रहा है। तो ऑडिटर ये देखेगा क्या यहाँ पर बीच में ऑडिट को छोड़ के भाग जाना लीगली परमिटेड भी है क्या। ऑडिटर सबसे पहले तो ये देखेगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ऑडिट को बीच में छोड़ के जाना चाह रहा हूँ, तो ये क्या लीगली परमिटेड भी है या फिर नहीं। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये जो लिस्टेड कंपनी जो होती है ना, लिस्टेड कंपनी की जो ऑडिट होती है उनमें ऑडिटर को परमिशन नहीं होती कि वो ऑडिट को बीच में छोड़ के चला जाए।
वहाँ पे एक बोला जाता है साफ साफ ऑडिटर को कि तुझे पहले रिपोर्ट देनी पड़ेगी, चाहे तू उसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपनिंग दे दे या क्वालिफाइड दे दे, लेकिन तुझे अपनी रिपोर्ट पहले देनी पड़ेगी, उसके बाद तू ऑडिट छोड़ सकता है, पहले तू ऑडिट नहीं छोड़ सकता बीच में। तो ऑडिटर ये चेक करेगा क्या बीच में छोड़ के जाना परमिटेड भी है या नहीं है, परमिटेड भी है या फिर नहीं है। और फिर देखो अगर ऑडिटर विड्रॉ कर लेता है तो देखो ऑडिटर ने क्या करा, ऑडिटर ने क्या कर दिया, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट थी वो रिपोर्ट कर दिया। उसने ये देख लिया कि बीच में छोड़ के जाना पॉसिबल भी है, और अगर वो बीच में छोड़ के जाता है तो क्या वो बताओ बिना बताए जा सकता है क्या? तो यहाँ पे बोला कि ऑडिटर बिना बताए नहीं जा सकता, ऑडिट को बीच में छोड़ के बिना बताए नहीं जा सकता। उसे क्या करना होगा, जो भी मैनेजमेंट और TCWG है उनको बताना पड़ेगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और उसके कारण भी बताएगा कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ। और ऑडिटर साथ साथ ये भी डिटरमाइन करेगा क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस विड्रॉल के बारे में कि मैं बीच में छोड़ के जा रहा हूँ ये बताने की रिक्वायरमेंट है क्या, ये भी ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये बताने की नीड है क्या, ये बताने की नीड है क्या कि मैं ऑडिट को बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, ये भी ऑडिटर डिटरमाइन करेगा, ये बात भी ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। अब देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको 2 पॉइंट्स में क्या होता है, डाउट आता है, उन्हें लगता है कि 2 पॉइंट सेम है। कौन कौन से, एक तो पहला पॉइंट और एक ये लास्ट पॉइंट, ये स्टूडेंट को लगते हैं कि सेम पॉइंट है क्योंकि इनकी लैंग्वेज एकदम सेम है, डिट्टो सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग है। पहले पॉइंट में तो क्या हो रहा है, ऑडिटर ये डिटरमाइन कर रहा है कि ये जो फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने की मेरी रिक्वायरमेंट है क्या, ये डिटरमाइन कर रहा है। जबकि लास्ट पॉइंट में ऑडिटर क्या डिटरमाइन कर रहा है, लास्ट पॉइंट में ऑडिटर ये डिटरमाइन कर रहा है कि जो मैं विड्रॉ कर रहा हूं, छोड़ के जा रहा हूं, इसके बारे में किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने की मेरी कोई रिक्वायरमेंट है क्या, मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। इन दोनों में ये अंतर है बस। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब देखो ये फालतू टॉपिक है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, बस इस वाले स्टैंडर्ड में ये वाला टॉपिक फालतू है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये होते क्या है कि ऑडिटर जो भी एविडेंस लेता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, उनको ये सपोर्ट करते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये क्या होते हैं, एडिशनल एविडेंस होते हैं। तो ये ऑडिटर किसे लेता है, मैनेजमेंट से लिखवा करके लेता है। तो मैं देखो इसको ऊपर से स्पीड से बताता हूँ। ऑडिटर क्या बोलेगा, मैनेजमेंट को बोलेगा कि तू मुझको लिख करके दे कि फ्रॉड्स को रोकने के लिए तूने इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह अच्छे से लगाए हैं ना, और तुझे जितने भी फ्रॉड्स पता थे या फिर जितने भी फ्रॉड्स तेरे को एम्प्लॉयज वगैरह बताए थे, भाई जितने भी फ्रॉड्स की तेरे को नॉलेज थी और जितने भी फ्रॉड्स तेरे को तेरे एम्प्लॉयज वगैरह ने रिपोर्ट किए थे वो सारे के सारे फ्रॉड्स तूने मुझको डिस्क्लोज तो किए ना। ये सारी बातें ऑडिटर बोलेगा कि ये सारी बातें तू मुझको लिख करके दे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसको एक बार कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले डेफिनेशन वगैरह दे रखी कि फ्रॉड होता है क्या है, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। फिर कौन कौन से फ्रॉड से ऑडिटर को मतलब होता है ये बता रखा है। फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है ये बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैं मेमोरी बना देता हूं। देखो इसका सोर्सेज ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका लिख लो ट्रिपल लैम। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मिस रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन। ओके, फिर फ्रॉड कैसे किए जाएंगे, इसका बना लो कोरिया। सी से हो गया कंसीलिंग फैक्ट्स, ओ से ओमिटिंग ट्रांजेक्शंस और आर से हो गया रिकॉर्डिंग फेक एंट्रीज, आई से इनएप्रोप्रिएट एजम्पशंस, ए से अल्टरनेट कोड्स। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो आपको ये पूरा लिखना रहेगा, या फिर ऐसे आपसे ये पूछ सकता है इस पे देखो सोर्सेज ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अगर ऐसे ये भी पूछे तो सिर्फ इतना मत लिख के आना, ये 3 पॉइंट मत लिख के आना। अगर आपसे ये भी पूछे तो भी आपको पूरा ही लिख के आना, ये ध्यान रखना। अगर आपसे ऐसे पूछे सोर्सेज ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो भी आपको पूरा ही लिख के आना। फिर देखो मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ये पूरा वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, कुछ भी अलग नहीं है, इसमें मेमोरी वर्ड की नीड भी नहीं है। फिर आगे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ये बता दिया मैंने आपको क्या करना है, सबके अंदर 2 पॉइंट्स याद करने, वो बाकी रीड कर लेना बस, वो पढ़ते याद हो जाएंगे, एकदम सिंपल पॉइंट्स है। फिर आया रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ TCWG मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, इसमें आपको ये अच्छे से याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें इसको याद करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है, इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं तो वो बोलते हैं कि सर याद नहीं रह पाता कि कौन कौन सा पॉइंट है, ये याद नहीं रह पाता। वैसे लैंग्वेज सिंपल लगती है स्टूडेंट्स को, लेकिन ये याद नहीं रह पाता। तो आपको इसको कैसे याद करना है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो देखो आपको ये समझ के याद करना है कि जो पहले 3 पॉइंट्स हैं यहां से लेकर यहां तक, ये तो क्या है ऐसे 200 में लिखी हुई है बातें, सारी की सारी बातें। फिर ये जो लिखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक, ये है अपना ऐसे 315 की बातें, और फिर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये है अपना ऐसे 330 की बात। इस तरह से आपको याद करना है, फिर आपको कभी भूलोगे नहीं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर में क्या क्या पॉइंट्स है, कभी भूलोगे ही नहीं। और फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि जब भी ऑडिटर को क्या मिल जाते हैं, फ्रॉड मिल जाते हैं, फिर इसको क्या करना है, उसकी फिर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड मिलने के बाद, तो वो बात लिखी हुई है। ये आ गई ऑडिट प्रोसीजर, तो ये रीड कर लेना, रीड करते याद हो जाएगी कि भी प्रोसीजर क्या लगाएगा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को पकड़ने के लिए। तो ये सिंपल से हैं। फिर आया इम्पॉसिबिलिटी टू कंटिन्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा ही दिया, सारी की सारी बातें वही लिखी हुई हैं। ये बस वो टॉपिक है, ज़्यादा काम का नहीं है, ये ओनली रीड है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ ऐसे 250 में। अब हम ऐसे 250 करते हैं, हमने ऐसे 240 रिवाइज कर लिया कंप्लीट। अब ये देखो ऐसे 250 सॉरी, तो इसका नाम क्या है 250 का? कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम से क्या पता चलता है ऑडिटर को क्या करना है? जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसे क्या करना है? लॉज एंड रेगुलेशन को भी कंसिडर करना है, ये इसके नाम का मतलब है। अब देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक बातें देखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बता रखी कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे ये क्या करना है? उसे लॉज एंड रेगुलेशन को कंसीडर करना है। उसे ये देखना है कि जिस एंटिटी की मैं ऑडिट कर रहा हूँ वो लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही। ये ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर को क्या देखना है कि जिस एंटिटी की मैं ऑडिट कर रहा हूँ वो लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रही है या फिर नहीं। अब नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन? तो इसका मतलब है कि इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, जानबूझकर या फिर अनजाने में ऐसा काम करना जो कि लॉज एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ना हो, कि जानबूझकर या अनजाने में ऐसा काम करना जो लॉज एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ना हो, इसे ही बोला जाता है नॉन कंप्लायंस। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? ऐसे 250 के अकॉर्डिंग, देखो ऐसे 250 के अकॉर्डिंग नॉन कंप्लायंस में क्या इंक्लूड नहीं होगा? पर्सनल मिसकंडक्ट। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर कोई पर्सनल मिसकंडक्ट हो रहा है तो उसको ऑडिटर इग्नोर करेगा। एग्जाम्पल लूँ कि ऑडिटर जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं ना, उसके मान लो उसके जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो क्या करते हैं? ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं। क्या कर रहे हैं? वो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है? पर्सनल मिसकंडक्ट है। अब वैसे देखा जाए तो ये क्या है? नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। भाई ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करना भी क्या है? नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। लेकिन ऑडिटर को इससे कोई भी मतलब नहीं है, ऑडिटर को इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। तो बताओ लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लायंस करने की बताओ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ये चला रहे हैं, लॉज एंड रेगुलेशन इसके बिजनेस पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो उनको कंप्लाई करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? मैनेजमेंट की। टीसीडब्ल्यूजी की रेस्पॉन्सिबिलिटी की वो क्या करें? लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस के लिए करें, टाइमली क्या करें? लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाई करें। तो इसके लिए क्या करना है? उनको कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे ताकि क्या हो सके? लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हो सके। अब देखो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे? बहुत इजी पॉइंट्स लिखे हैं इन्होंने यहाँ पे, बहुत लॉजिकल पॉइंट्स है जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं। तो मैनेजमेंट को अगर लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करना है तो उसे क्या क्या करना होगा? पहला पॉइंट देखो कितना अच्छा पॉइंट लिखा है, मॉनिटरिंग द लीगल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो मैनेजमेंट को यही देखना होगा कि हमारी एंटिटी पर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हमारी एंटिटी पर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, तब तक आप उनका कंप्लायंस करोगे ही कैसे? तो पहले तो ये पता करो कि हमारी एंटिटी पर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। अब एक दिक्कत हो सकती है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं, मानो उनको खुद को ही ज्ञान नहीं है कि हमारी एंटिटी पे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, तो फिर एंटिटी क्या कर सकती है? एंगेजिंग द लीगल एडवाइजर्स टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग। क्या करे? जो एडवोकेट वगैरह लीगल एडवाइजर्स उनकी मदद ले ले ये पता करने में कि हमारी एंटिटी पर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। अब इसके बाद क्या करना है? जैसे इन्हें पता चल गया कि कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, इसके बाद क्या करे? एक रजिस्टर मेंटेन करे कि हमारी एंटिटी पर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। अगर मान लो उन्होंने ओरली ये पता कर लिया कि हमारी एंटिटी पर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, तो हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद ये इस बात को भूल जाए। इसलिए ये क्या करे? एक रजिस्टर भी मेंटेन करे कि हमारी एंटिटी पर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। फिर आगे देखो क्या करना है। अब ये एंटिटी ने ये तो पता कर लिया। अब देखो ऊपर के जो 3 पॉइंट्स में मैनेजमेंट ने ये तो पता कर लिया कि हमारी एंटिटी पर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? एंटिटी को इनको कंप्लायंस भी करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को लॉज एंड रेगुलेशन का टाइमली कंप्लायंस भी करना पड़ेगा। तो टाइमली कंप्लायंस कैसे होगा? कंट्रोल्स लगा करके। क्या लगा करके? इंटरनल कंट्रोल्स लगा करके। देखो आप जानते हो कितनी सारी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, कितने सारे लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं, कई सारी रिटर्न फाइल्स करनी पड़ती है। किसकी डेट कब होती है? कोई 7 मंथ को करना पड़ता है, 7 तारीख को करना पड़ता है, कोई 15 को करना पड़ता है किसी मंथ की। तो ऐसे कई सारी रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ती है। तो अगर मान लो एंटिटी कंट्रोल्स नहीं लगाएगी तो एंटिटी रिटर्न वगैरह फाइल करना भूल जाएगी। जो मैनेजमेंट है वो क्या करना भूल जाएगा? रिटर्न वगैरह फाइल करना भूल जाएगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा? लॉज एंड रेगुलेशन के लिए प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स भी लगाने पड़ेंगे ताकि क्या हो? लॉज एंड रेगुलेशन का टाइमली कंप्लायंस हो। किस कारण से कंट्रोल्स लगाने? ताकि उनका टाइमली कंप्लायंस हो। तो इंटरनल कंट्रोल्स भी लगाने पड़ेंगे। अब देखो ये 3 पॉइंट
ये भी एक दूसरे से लिंक है। जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ ये भी एक दूसरे से लिंक है। क्या करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा मैनेजमेंट को? कोड ऑफ कंडक्ट भी डेवलप करना पड़ेगा कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा कि वहां पे क्या क्या काम अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। कि मान लो मैनेजमेंट तो क्या कर रहा है, लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उस एंटिटी के एम्प्लॉइज वहां पे क्या कर दे, नॉन कंप्लायंस कर दे गलती से। इस कारण से क्या करना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी ताकि ये कोड ऑफ कंडक्ट को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। और उसके बाद क्या करना है, मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना होगा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं वो क्या उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं क्या उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस तरह से मैनेजमेंट को क्या करना है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने हैं। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है। उसे कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर बनाने हैं ताकि लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस होता रहे। अब आ जाओ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। अब हम देखने जा रहे हैं ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आईसीए ने एक टॉपिक डाल दिया, क्या, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन ऑडिटर। क्या डाल दिया, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, ये हम ऐसे 200 के अंदर देखते हैं, ऐसे 200 में ये टॉपिक आता है। वहां पे हमने देखा था कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जहां पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट को पकड़ पाना मुश्किल होता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट को पकड़ पाना कुछ ज्यादा ही मुश्किल होता है। उनमें से एक एरिया कौन सा था, उनमें से एक एरिया अपना नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन वाला भी था। उनमें से एक एरिया अपना कौन सा था, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन वाला भी। कि नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। अब ये मुश्किल क्यों होता है, उसके रीजन यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं कि नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन को पकड़ पाना, सारे के सारे नॉन कंप्लायंस को पकड़ पाना ऑडिटर के लिए मुश्किल क्यों होता है, उसके रीजन यहाँ पे बता रखे हैं। तो देखो एक एक देखते जाओ। पहला क्या लिखा, मैनी लॉज एंड रेगुलेशन का क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता। कि कई सारे लॉज एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है। ये बताओ ऑडिटर को किससे मतलब रहता है, अभी हमने देखा भी कि ऐसे फ्रॉड्स वगैरह जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आता हो। तो यहाँ पे बताया गया कि कई सारे लॉज एंड रेगुलेशन तो ऐसे होते हैं जिनका कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्टली इंपैक्ट आता ही नहीं है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है। आप लोग सर एक एग्जांपल दो, तुम चाइल्ड लेबर मान लो, ऑडिटर जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं ना, वो क्या करवाती है, अपनी बाल मजदूरी करवाती है। क्या करवाती है, बाल मजदूरी करवाती है। तो इसको पकड़ पाना ऑडिटर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑडिटर थोड़ा ज्यादा के पूछेगा एम्प्लॉय से कि आपकी एज क्या है, लेकिन इसका क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है। आप बोलोगे सर कैसे आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इनडायरेक्ट इंपैक्ट। तो मान लो ये एंटिटी पकड़ी गई कभी कि एंटिटी क्या करवाती है, बाल मजदूरी, तो हो सकता है कि इस एंटिटी का क्या हो जाए, लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए। मतलब इस एंटिटी का तो गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि एंटिटी पे भयंकर रूप से पेनल्टी लग जाए। तो इस तरह से क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कुछ लॉज एंड रेगुलेशन का इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है और इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, इनको पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर देखो दूसरा क्या है कि ये जो नॉन कंप्लायंस किए जाते हैं ना, ये क्यों करे जाते हैं, अगर कोई नॉन कंप्लायंस करेगा तो उनको छुपाएगा भी। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ऐसे 250 जब मैंने स्टार्ट करा उसमें बताया था कि जानबूझ के भी किए जा सकते हैं या फिर अनजाने में भी। तो अगर कोई नॉन कंप्लायंस जानबूझ के किया जा रहा है, अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशन का कोई नॉन कंप्लायंस जानबूझ के किया जा रहा है, तो बताओ जिस बंदे ने नॉन कंप्लायंस किया है तो उसे क्या करेगा, छुपाने की भी कोशिश करेगा। तो छुपाने की कोशिश करेगा तो उसको पकड़ना भी मुश्किल होगा, तो एक ये कारण भी है। और एक कारण और बताया, क्या बताया कि कौन सा मैटर कंप्लायंस है या फिर नॉन कंप्लायंस, कोई एक मैटर कंप्लायंस है या फिर नॉन कंप्लायंस, ये कौन डिटरमाइन करता है, कोड डिटरमाइन करता है। आप बोलोगे सर हमें समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोल गए आप। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो एक मैटर वो कंप्लायंस है या फिर नॉन कंप्लायंस, ये डिटरमाइन कौन करता है, कोर्ट करता है। तो इसको एग्जांपल लेता हूँ। आप देखो डीटी पढ़ते हो, डीटी सब्जेक्ट पढ़ते हो, इसमें देखो क्या होता है, ढेर सारे प्रोविजंस होते हैं। वो डीटी में कई टेक्निकल प्रोविजंस होते हैं, बहुत टेक्निकल प्रोविजंस होते हैं। तो कुछ प्रोविजन तो ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट को समझ नहीं आते कि कैसे एप्लीकेबल करने हैं, तो फिर उनके क्या चलते रहते हैं, कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं। तो ऐसे प्रोविजंस देखो, ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन जो मैनेजमेंट को समझ नहीं आते, उस एंटिटी को समझ नहीं आती जिसको कंप्लाई करना है, तो ऑडिटर को क्या खाक समझ आएंगे, तो उस बेचारे ऑडिटर को कहां से समझ आएंगे। तो इस कारण से बोला गया कि लॉज एंड रेगुलेशन की ऐसे मैटर की कोई मैटर कंप्लायंस है या फिर नॉन कंप्लायंस है, डिटरमाइन कौन करता है, कोर्ट करता है। ये ऑडिटर या फिर मैनेजमेंट नहीं करता कि वो कोई कंप्लायंस है कि नॉन कंप्लायंस है। इस कारण से भी लॉज एंड रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस को पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लॉज एंड रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस को पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने देख ली इनहेरेंट लिमिटेशन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो
इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि मेरे पे तो इनहेरेंट लिमिटेशन है, यानी मैं लॉज एंड रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस को चेक ही नहीं करूंगा। नहीं, इसका तो मतलब ये होता है कि ऑडिटर चाहे कितनी मेहनत कर ले, ऐसा जरूरी नहीं कि ऑडिटर सारे के सारे नॉन कंप्लायंस पकड़ ले, लेकिन ऑडिटर को तो क्या करनी होगी, मेहनत करनी ही होगी। ऑडिटर को क्या करनी पड़ेगी, ऑडिटर को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ऑडिटर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग। तो देखो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक है इसमें रिलेटिंग टू लॉज एंड रेगुलेशंस जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डायरेक्ट और मटेरियल इफेक्ट आ रहा है। तो हम ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने जा रहे हैं उन लॉज एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग। कौन से लॉज एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग, उन लॉज एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्टली इंपैक्ट आता है और मटेरियल इंपैक्ट आता है। यहाँ पे मटेरियल क्यों बोला गया, क्योंकि इमैटेरियल बातों से तो ऑडिटर को मतलब ही नहीं रहता, ऑडिटर उनको क्या करता है, इग्नोर करता है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं उन लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्ट और मटेरियल इंपैक्ट आता है। तो उनके लिए ऑडिटर को क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे टैक्स लॉज हुए, लेबर लॉज हुए। अब आप बोलोगे सर कौन से होते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट हुआ, ग्रेच्युटी एक्ट हुआ, तो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। जैसे लेबर लॉज हुए, लेबर लॉज में क्या गया, ग्रेच्युटी एक्ट, तो इनका क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। तो ऑडिटर को इनको क्या करना पड़ेगा, इनके लिए तो ऑडिटर को मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब ऑडिटर को करना क्या है वो हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो ऑडिटर को क्या करना है, बहुत लॉजिकल बातें लिखी हैं। क्या करना है, सबसे पहले तो ऑडिटर को ऐसे 315 के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग लेनी है। क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एंटिटी पर एप्लीकेबल होते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। ये बताओ, जब तक ऑडिटर को यही पता नहीं होगा कि इस एंटिटी पे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, तब तक ऑडिटर उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कैसे चेक कर पाएगा। तब तक ऑडिटर कैसे चेक कर पाएगा कि इनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो ऑडिटर यही पता लगाएगा कि इस एंटिटी पर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डायरेक्टली इंपैक्ट आता है, कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं वो पता लगाएगा। और फिर ये देखेगा कि एंटिटी इनको कैसे कंप्लाई करती है, मतलब एंटिटी ने क्या क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर बना रखे हैं इनको कंप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो करेगा ऑडिटर 315 वाला काम, मतलब ऊपर से इंक्वायरी वगैरह करेगा। ये देखेगा कि एंटिटी पे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं और एंटिटी उनको किस तरह से कंप्लाई कर रही है। लेकिन ये सारी बातें कैसे करेगा ऑडिटर, चेक इंक्वायरी वगैरह करके, और कुछ मेहनत नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो ऑडिटर ने ऐसे 315 के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब उसे क्या करना पड़ेगा, अब उसे चेक करना पड़ेगा। अब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऑडिटर को ऐसे 330 के अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऑडिटर मेहनत करके पता लगाएगा कि क्या एंटिटी कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं करी ना। तो ऑडिटर क्या करेगा, अब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेगा कि कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा ना, सारे लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई तो हो रहे हैं ना, ये ऑडिटर करेगा। तो ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो। बस इतनी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और एकदम लॉजिकल है। अगर आप समझ के पढ़ते तो आपको पढ़ते याद हो जाएगी। तो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके रिगार्डिंग थी, ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्टली इंपैक्ट आता है, तो उनके लिए ऑडिटर क्या करेगा। तो सबसे पहले तो ऑडिटर को ये अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि इस एंटिटी पे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं और एंटिटी उनका कंप्लायंस कैसे कर रही है। फिर ऑडिटर मेहनत करेगा, एविडेंस गैदर करेगा कि एंटिटी वास्तव में कंप्लायंस कर भी रही है या फिर नहीं कर रही। तो बस यही काम ऑडिटर को करने हैं। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट पहला। अब देखो दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर लॉज एंड रेगुलेशंस जिनका की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है। मैंने क्या एग्जांपल लिया था, चाइल्ड लेबर वाला, कि ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं आता लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट। कैसे इनडायरेक्ट इंपैक्ट, कि हो सकता है कि एंटिटी का लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए, हो सकता है कि एंटिटी पे भयंकर रूप से पेनल्टी लग जाए। तो इसमें देखो पॉइंट, देखो पहला पॉइंट एकदम फालतू पॉइंट है, ये एकदम फालतू पॉइंट है। क्या लिखा है इसमें कि ऑल लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड जो नॉन कंप्लायंस है उसको डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने, इनहेरेंट लिमिटेशन वाला पॉइंट लिख दिया कि ऑडिटर से ये एक्सपेक्टेशन नहीं करी जाती, ऑडिटर से ये उम्मीद नहीं रखी जाती कि वो सारे की सारे नॉन कंप्लायंस पकड़ लेगा। क्यों ये उम्मीद क्यों नहीं रखी जाती, क्योंकि ऑडिटर पे क्या होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। देखो हमने 3 इनहेरेंट लिमिटेशन देखी थी, इनके कारण देखो इन 3 इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण ऑडिटर से, इन 3 इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण ऑडिटर से ये उम्मीद नहीं रखी जाती कि ऑडिटर सारे के सारे नॉन कंप्लायंस को पकड़ लेगा। लेकिन ऑडिटर को मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया ऑडिटर इस बात को बोल के बच नहीं सकता, ऑडिटर को खुद को तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या लिख दिया सेकंड पॉइंट में क्या लिख दिया कि ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई करे, उन नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई करे जिनका क्या आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियल इंपैक्ट आ रहा है, उनको ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन कैसे करेगा वो देखो, जिनका डायरेक्टली इंपैक्ट आ रहा था उसके लिए तो ऑडिटर क्या कर रहा था, अंडरस्टैंडिंग ले रहा था और फिर एविडेंसेज गैदर कर रहा था। अब यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन जिनका डायरेक्टली इंपैक्ट आ ही नहीं रहा, तो उनके लिए ऑडिटर क्या करेगा। अब इनके लिए क्या करेगा, इनके लिए ऑडिटर ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, इनके लिए कुछ काम बता रखे बस वही काम करेगा। क्या क्या, एक तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से इंक्वायरी कर लेगा, जो एंटिटी का मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी है उनसे इंक्वायरी करके पूछ लेगा कि आप
कि आप ऐसे कोई लॉज एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस कर रहे हो क्या जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है। इस तरह से मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से ही पूछ लेगा। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि सर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी क्यों बताएंगे खुद। तो देखो, अगर नॉन कंप्लायंस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जानबूझ के इंटेंशनली वाला और एक होता है अनइंटेंशनली। तो अगर मान लो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने नॉन कंप्लायंस जानबूझ के नहीं करा, अनइंटेंशनली हुआ है, तो वो क्या कर देंगे, इंक्वायरी में ऑडिटर को साफ साफ बात बता देंगे, हाँ भाई ये नॉन कंप्लायंस हुए हैं। लेकिन कुछ नॉन कंप्लायंस ऐसे होंगे जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इसको ऑडिटर को बताएंगे नहीं, तो इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, तो एक और प्रोसीजर बता रखी है यहाँ पे। ऑडिटर क्या कर सकता है, इंस्पेक्टिंग द कोरस्पोंडेंस विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज। मतलब इसे क्या करना है, कोरस्पोंडेंस को इंस्पेक्ट करना है। कोरस्पोंडेंस का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट की, टीसीडब्ल्यूजी की रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ जो जो बातें हुई है ना, उनको क्या करेगा, उनको इंस्पेक्ट करेगा। कि भाई मान लो अगर एंटिटी ने कोई नॉन कंप्लायंस करा होगा, तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन्होंने क्या करा होगा, नोटिस वगैरह भेजेंगे एंटिटी को, क्या करा होगा, नोटिस भेजेंगे, और एंटिटी ने भी क्या करा होगा, उन नोटिस के बदले में कुछ रिप्लाई वगैरह दी होंगे। तो ऑडिटर क्या करेगा, इनको इंस्पेक्ट कर लेगा और पता लगा लेगा कि यहाँ पे कुछ नॉन कंप्लायंस हुए कि नहीं हुए। इस तरह से बस ये दो प्रोसीजर बता रहे कि इतना सा काम करना है। अगर कौन से लॉज एंड रेगुलेशन है, ऐसे वो वाले लॉज एंड रेगुलेशन जिनका कि इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है, उसके लिए ऑडिटर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी। क्या करना है, बस मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी इंक्वायरी करेगा और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ इनकी बातचीत हुई है मैनेजमेंट वगैरह की, उनको इंस्पेक्ट कर लेगा। बस इतना सा काम करना है। अब एक पॉइंट और बोल दिया ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में। थर्ड देखो, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा कि ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर जब ऑडिट करे ना, उसे अलर्ट रहना है, उसको सतर्क रहना है टू इंस्टेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस। कि ऑडिटर को ऊपर वाले काम तो करने ही करने हैं, ये जो हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी देगी फर्स्ट वाली सेकंड वाली, ये तो करने ही करने हैं। साथ ही साथ जब ऑडिटर ऑडिट करता रहे तो उसे अगर कोई इंडिकेशन मिलती है नॉन कंप्लायंस की, कोई इंडिकेशन मिलती है, तो उनके लिए भी ऑडिटर को क्या रहना है, सतर्क रहना है। तो आप बोलोगे सर ये इंडिकेशन कैसे मिलती है ऑडिटर को, तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस। देखो, इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अब इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं, ऐसे कौन कौन से इंस्टेंसेज हैं जिससे कि ऑडिटर को क्या मिल जाती है, इंडिकेशन मिल जाती है। क्या मिल जाती है कि इंडिकेशन मिल जाती है कि हो सकता है कि यहाँ पे एंटिटी क्या कर रही हो, नॉन कंप्लायंस कर रही हो। ऑडिटर क्या मिल जाती है, इंडिकेशन मिल जाती है। तो ये हम देखने जा रहे हैं। तो क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन अबाउट फॉलोइंग मैटर्स प्रोवाइड द इंडिकेशन। कि यहाँ पे हम कुछ मैटर्स देखने जा रहे हैं। अगर ऑडिटर को ये मैटर्स दिख जाते हैं ऑडिट करते वक्त, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है और ऑडिटर को इनमें से कुछ मैटर्स दिख जाते हैं, तो ऑडिटर को क्या मिल जाएगी, इंडिकेशन मिल जाएगी। किस बात की इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन मिल जाएगी कि इस एंटिटी में हो सकता है कि कुछ नॉन कंप्लायंस हो रही हो। क्या इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ नॉन कंप्लायंस हो रहा हो। तो वहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, मेहनत करेगा। कैसे मेहनत करेगा वो हम आगे देखेंगे। अभी तो देखो कौन कौन से मैटर्स हैं, ऐसे कौन कौन से इंटेंसेज है जिससे ऑडिटर को इंडिकेशन मिल जाएगी। तो इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। पहला है कि मान लो ऑडिटर ऑडिट करा था, उसने देखा कि इस एंटिटी में क्या हो रही है, इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या चल रही है, ऑडिटर जब ऑडिट करा था तो उसने देखा कि इस एंटिटी पे क्या हो गई, आईटी डिपार्टमेंट क्या करने लग गया, सर्च करने लग गया, या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करने लग गया, इस एंटिटी की सर्च वगैरह कर रहा है। तो ऑडिटर को क्या मिल जाएगी, कि इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि मैनेजमेंट ने क्या करा हो, कुछ नॉन कंप्लायंसेज किया हो। क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट ने कुछ नॉन कंप्लायंसेज किए होंगे, उसी कारण से तो क्या कर रहे हैं, उसी कारण से तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसकी क्या कर रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं, इसकी सर्च वगैरह कर रहे हैं। तो ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी। तो ये हो गया पहला पॉइंट। एक और देखो, लीगल फीस क्या है, अनयूजुअल पेमेंट। कि ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था ना, तो उसने देखा कि एंटिटी क्या कर रही है, जो एडवोकेट को लीगल फीस पे करी ना, वो बहुत ज्यादा पेमेंट कर रही है। जो एडवोकेट को फीस दे रही है वो बहुत ज्यादा दे रही है। तो ऑडिटर को क्या हो जाएगा, एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि एंटिटी ने कुछ झोल कर रखा है, कुछ नॉन कंप्लायंसेज किए हैं, इस कारण से एंटिटी क्या कर रही है, एडवोकेट को बहुत ही ज्यादा पेमेंट दे रही है। तो ये इससे भी क्या हो जाएगा, ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी। और देखो, ऑडिटर ने देखा कि सेल्स कमीशन बहुत ज्यादा दे रही है एंटिटी, कि एंटिटी क्या कर रही है, जो अपनी सेल्स एजेंट वगैरह हैं, जो एजेंट क्या करते हैं, सेल्स वगैरह करके देते हैं, उनको जो कमीशन दे रही है ना, कमीशन बांट रही है, वो हद से ज्यादा दे रही है, बहुत ज्यादा बांट रही है। तो ऑडिटर को इंडिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे कुछ नॉन कंप्लायंस हो रहे होंगे। कैसे मिल जाएगी, कि भाई ऑडिटर को लग रहा है कि ये एंटिटी बताओ क्यों बांटेगी, ज्यादा कमीशन क्यों देगी। हो सकता है कि एंटिटी क्या करवा रही हो, अपने एजेंट से इलीगल प्रोडक्ट की सेल करवा रही हो। क्या करवा रही हो, इलीगल प्रोडक्ट की क्या करवा रही हो, सेल करवा रही हो। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, एंटिटी क्या कर रही हो, सेल्स कमीशन ज्यादा दे रही हो। तो इससे भी ऑडिटर को क्या मिल जाएगी, कि इंडिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, नॉन कंप्लायंस हो रहे होंगे। और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक ये देख लो कि मीडिया एडवर्स कमेंट। कि ऑडिटर ने देखा कि जिस एंटिटी की मैं ऑडिट कर रहा हूँ ना, उस एंटिटी के बारे में मीडिया में गलत सलत बातें चल रही हैं, मीडिया में इसके बारे में उल्टी सुल्टी बातें चल रही हैं। तो ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि भाई हो सकता है, एक इंडिकेशन मिल जाएगी ऑडिटर को कि हो सकता है कि एंटिटी क्या कर रही हो, कुछ नॉन कंप्लायंस कर रही हो, इस कारण से मीडिया में इस एंटिटी के बारे में उल्टी सुल्टी खबरें चल रही हैं। एक और देख लो कि परचेजिंग की एंटिटी क्या कर रही है, मार्केट प्राइस से ज्यादा में सामान परचेज कर रही है।
कि जो मार्केट प्राइस होती है उसे ज़्यादा में परचेज कर दिया है, तो इससे भी ऑर्डर को क्या मिल जाएगी, इंडिकेशन। क्यों, कैसे इंडिकेशन मिल जाएगी, कि हो सकता है कि एंटिटी क्या कर रही हो, कुछ लीगल प्रोडक्ट परचेज कर रही हो, तभी तो वो क्या कर रही है, ज़्यादा में परचेज कर रही है, कि एंटिटी क्या कर रही हो, इलीगल प्रोडक्ट। इस तरह से ऑर्डर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे ऑर्डर गारंटी से नहीं बोलेगा कि नॉन कंप्लाइंस हो रहा है, एक इंडिकेशन मिल जाएगी। फिर ऑर्डर आगे क्या करेगा, कुछ प्रोसीजर्स लगाएगा। तो ये हमने देख लिए कुछ एग्जांपल्स की इंडिकेशन क्या क्या हो सकती है। ऐसे हजारों एग्जांपल हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें से मैंने आपको 5-6 एग्जांपल समझा दिए। अब देखो, अभी मैंने समझाया कि ऑर्डर को किन किन मैटर से इंडिकेशन मिलेगी। अब ऑर्डर को अगर इंडिकेशन मिल जाती है तो प्रोसीजर क्या लगाएगा वो हम देखने जा रहे हैं, कि ऑर्डर को जैसी इंडिकेशन मिल जाती है कि यहाँ पे नॉन कंप्लाइंस हो सकते हैं, तो क्या प्रोसीजर लगाएगा। ऑर्डर को इंडिकेशन तो मिल गई, लेकिन अब ऑर्डर को करना क्या है वो अब हम सीखने जा रहे हैं। तो ऑर्डर को क्या करना है, सबसे पहले से क्या करना है, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ एक्ट एंड सर्कमस्टांसेज, और से क्या करना है, देन इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे ऑर्डर को इंडिकेशन मिल गई तो उसे देखना है, उसे सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्या हुआ है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है क्या हुआ है और किन सर्कमस्टांसेज में हुआ है। उनको इस बात की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि क्या हुआ है और किन सर्कमस्टांसेज में हुआ है, और फिर देखना है कि जो चीज़ हुई है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसा इंपैक्ट आ रहा है, ये देखना ऑर्डर को। जैसे ऑर्डर को इंडिकेशन मिल गई तो ऑर्डर को ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्या क्या चीज़ हुई है, वो किन सर्कमस्टांसेज में हुई है, और ये जो चीज़ हुई है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कैसा इंपैक्ट आ रहा है, मैटेरियल आ रहा है या फिर इमैटेरियल इंपैक्ट आ रहा है, मैटेरियल या फिर इमैटेरियल। अगर इमैटेरियल आ रहा है तो ऑर्डर इग्नोर कर देगा, और अगर मैटेरियल आ रहा है तो फिर ऑर्डर क्या करेगा, ऑर्डर जाके मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, मैनेजमेंट से जाके डिस्कस करेगा। लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्डर को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ऑर्डर क्या करेगा, मैनेजमेंट से जाके डिस्कस करेगा, उससे पूछेगा कि आपने कोई नॉन कंप्लायंस वगैरह कराया क्या, उससे पूछेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट मान लो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता ऑर्डर को, तो ऑर्डर क्या करेगा, अपने एडवोकेट वगैरह से लीगल एडवाइस लेगा कि यहाँ पे कुछ नॉन कंप्लायंस वगैरह है क्या। ऑर्डर क्या करेगा, एडवोकेट से लीगल एडवाइस वगैरह लेगा। लेकिन मान लो लीगल एडवाइस लेने पर भी ऑडिटर को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, लीगल एडवाइस लेने पर भी ऑर्डर को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो ऑर्डर क्या करेगा, एज पर ऐसे 705 ऑर्डर अपना ओपिनियन दे देगा। कौन सा ओपिनियन देगा बताओ, जब ऑडिटर को सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलते तो ऑर्डर कौन सा ओपिनियन देता है, या तो क्वालिफाइड देता है या फिर डिस्क्लेमर देता है। अब ये क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर क्यों देता है, तो ये बातें हम डिटेल में ऐसे 705 में देखते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ कि अगर ऑर्डर को इंडिकेशन मिल जाती है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हो सकते हैं तो ऑर्डर क्या क्या प्रोसीजर्स लगाएगा, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आजा लास्ट टॉपिक इस स्टैंडर्ड की, क्या है, रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, अगर ऑडिटर को नॉन कंप्लायंस मिल जाते हैं, ये क्या बोल रहा है ये टॉपिक, कि अगर ऑडिटर को नॉन कंप्लायंस मिल जाते हैं तो ऑडिटर को किन किन को रिपोर्ट करना है। अगर ऑडिटर को जैसे ही नॉन कंप्लायंस मिल गए तो ऑडिटर को किन किन को जाके बताना है। सबसे पहले इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको बताने की, TCWG को बताने की। सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसको बताने की है, TCWG को। जैसे ऑडिटर को नॉन कंप्लायंस मिलते हैं तो ऑडिटर को सबसे पहला काम तो क्या करना है, TCWG को जाके बताना है। आप बोलोगे सर TCWG को जाके बताना क्यों है, ऐसा करना क्यों है, तो इसके देखो दो कारण है। एक कारण तो देखो, एक बना हुआ है स्टैंडर्ड 260, वो बोलता है, ऐसे 260 बना हुआ है, वो बोलता है कि ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स वगैरह होते हैं या फिर ऐसे मैटर्स जिससे कि ऑडिटर की रिपोर्ट में चेंजेस हो जाते हैं, तो ऐसे मैटर्स ऑडिटर को क्या करने पड़ते हैं, TCWG को जाके रिपोर्ट करने होते हैं। तो ये कारण होता है। और दूसरा इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है कि भाई अगर मान लो ऑडिटर ये जो नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं एंटिटी के अंदर, अगर ये TCWG को जाके बताएगा नहीं तो हो सकता है कि एंटिटी क्या हो, फ्यूचर में जाके बंदी हो जाए। नॉन कंप्लायंस से क्या हो सकता है, एंटिटी का लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो सकता है, एंटिटी पे भयंकर रूप से पेनल्टी वगैरह लग सकती है। इस कारण से ऑडिटर क्या करेगा, TCWG को जाके बता देगा, ताकि TCWG क्या करे, फ्यूचर में ये नॉन कंप्लायंस ना होने दे, ताकि TCWG क्या करे, फ्यूचर में ये सब नॉन कंप्लायंसेज ना होने दे, होने ना दे। इस कारण से ऑडिटर TCWG को जाके बताता है। तो ये है पहला रिपोर्टिंग टू TCWG। तो इसमें ऑडिटर करेगा क्या क्या, तो यहाँ पे सिंपल से पॉइंट लिखे हैं। पहला क्या बोला कि ऑडिटर के जो नॉन कंप्लायंस मिले, ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त जो भी नॉन कंप्लायंस मिले ना, सारे के सारे से क्या कर देने हैं, TCWG को बता देने हैं। फिर क्या बोला गया कि अगर जो नॉन कंप्लायंस ऑडिटर को मिला है वो अगर इंटेंशनली करा गया है, वो जानबूझ के किया गया है, तो ऑडिटर को क्या करना है, तुरंत जाके बताना है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि ऑडिटर को जो भी नॉन कंप्लायंस मिले ना, वो सारे के सारे किसको बताने हैं, TCWG को बताने हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बोला कि अगर ऑडिटर को पता चलता है कि जो नॉन कंप्लायंस हुआ है वो जानबूझ के किया गया है, तो ऑडिटर को क्या करना है, तुरंत जाके बताना है। फिर ऑडिटर को क्या करना है, TCWG को इस नॉन कंप्लायंस के बारे में तुरंत जाके बताना होगा कि ये जो नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं जानबूझ के किए जा रहे हैं, तुरंत जाके बताना होगा। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर ऑडिटर को ये शक होता है, ऑडिटर को डाउट होता है कि TCWG खुद ही क्या कर रहा है, TCWG खुद ने क्या करे, नॉन कंप्लायंस करे हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि ऑडिटर को पता चला, ऑडिटर को डाउट होता है कि TCWG ने खुद ने
TCWG ने खुद ने ही क्या करें, फ्रॉड करें, TCWG ने खुद ने ही क्या करें, नॉन कंप्लायंस करें, तो बताओ किसे कम्युनिकेट करे। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे, जो भी नॉन कंप्लायंस मिले TCWG को जाके बताना होता है। लेकिन मान लो ऑडिटर को पता चलता है कि TCWG खुद ही गंदा आदमी निकला, TCWG ने खुद ने ही फ्रॉड कर दिए, खुद ने ही क्या कर दिए, नॉन कंप्लायंस कर दिए, तो क्या करना है, ऑडिटर को नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना है। अभी नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी कौन होती है, ऑडिट कमेटी होती है। कौन होती है, ऑडिट कमेटी। तो वैसे तो देखो जनरली जो ऑडिट कमेटी होती है ना, ये TCWG के अंदर ही आती है। जो ऑडिट कमेटी होती है ना, ये TCWG के अंदर ही आती है। लेकिन जब हम TCWG की बात करते हैं तो इसमें कई सारे लोग आते हैं, जैसे ऑडिट कमेटी हुई, CEO, CFO, कई सारे लोग आते हैं। लेकिन TCWG के अंदर भी जो सबसे हाई लेवल अथॉरिटी होती है वो भी कौन होती है, ऑडिट कमेटी। तो अगर मान लो TCWG के लोग ही क्या कर रहे हो, नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, तो ऑडिटर को किसको बताना है, किसको कम्युनिकेट करना है, ऑडिट कमेटी को करना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अगर मान लो जिस एंटिटी की ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, अगर मान लो वहाँ पे ये अथॉरिटी है ही नहीं, मतलब वहाँ पे अगर मान लो ऑडिट कमेटी ही नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, तो बोला कि ऑडिटर को क्या करनी पड़ेगी, अपने एडवोकेट से लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। उसे लीगल एडवाइस लेगा कि अब मुझे किसको कम्युनिकेट करना चाहिए, और वो अपने एडवोकेट से पूछ भी लेगा कि जो नॉन कंप्लायंस हुए हैं, क्या इन नॉन कंप्लायंस के बारे में किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने की नीड है क्या। तो ये सारी लीगल एडवाइस ले लेगा अपने एडवोकेट से। तो ये हो गई हमारी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट। किसको रिपोर्ट करना है ऑडिटर को, सबसे पहले तो TCWG को। क्यों करना है, ताकि इसके जो TCWG की जो एंटिटी है इसका बिजनेस बर्बाद ना हो, इनका बिजनेस है, इनकी जो एंटिटी है वो बर्बाद ना हो। इसके लिए क्या करना है, TCWG को रिपोर्ट करना है, नॉन कंप्लायंस कम्युनिकेट करने हैं। अब देखो सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कहाँ रिपोर्ट करना है, ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में भी रिपोर्ट करना है। ये तो आप सब जानते ही हो, क्या करना है ऑडिटर को, जैसे उसे नॉन कंप्लायंस मिले उसे अपनी रिपोर्ट में भी रिपोर्ट करना है। तो इसके अंदर दो केस है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। पहला केस है कि अगर ऑडिटर को क्या मिल जाते हैं, नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाते हैं। ऑडिटर को क्या मिल जाते हैं, नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग एविडेंस मिल जाते हैं। क्या एविडेंस मिल जाते हैं कि नॉन कंप्लायंस का क्या आ रहा है, मैटेरियल इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और इन नॉन कंप्लायंस को मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा, तो ऑडिटर क्या दे देगा, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे देगा। क्या दे देगा, एज पर SC 705 क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। फिर है केस 2, ये क्या बोल रहा है कि अगर ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिलते, अगर ऑडिटर को नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल पाते, तो ये कौन से केस की बात हो रही है। देखो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, ये वाला टॉपिक देखो, ऑडिट प्रोसीजर वाला, कि ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट के साथ मैटर डिस्कस करता है, और मैनेजमेंट क्या करता है, ऑडिटर को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो ऑडिटर क्या करता है, एज पर SC 705 अपना ओपिनियन दे देता है। तो क्या करता है ऑडिटर, बताओ क्या करेगा, अगर ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिलते तो ऑडिटर क्या कर देगा, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो ये आपको ऐसे 705 के बाद समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्वालिफाइड कब देता है, एडवर्स कब देता है और डिस्क्लेमर कब देता है। तो ये भी हमने देख लिया कि ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में भी क्या करेगा, रिपोर्ट में भी ऑडिटर अपनी रिपोर्टिंग करेगा। तो इसमें दो केस होते हैं, एक तो है कि ऑडिटर को जो नॉन कंप्लायंस उनके रिगार्डिंग एविडेंस मिल जाए। क्या एविडेंस मिल जाए कि जो नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैटेरियल इंपैक्ट आ रहा है, और ये बात मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी नहीं कर रखी, तो ऑडिटर क्या दे देगा, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। लेकिन अगर ऑडिटर को मान लो सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल पाते, क्यों नहीं मिल पाते, क्योंकि मैनेजमेंट टांगे अड़ा रहा है, तो ऑडिटर क्या दे देगा, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब एक लास्ट हो रहा है रिपोर्टिंग टू क्या, रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो ऑडिटर को क्या करना है, देखो ऑडिटर को TCWG को रिपोर्ट करना है, ऑडिटर को अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या करना है, ओपिनियन देना है, और क्या करना है, ऑडिटर को रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करना है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना है, ऑडिटर को क्या करना है, अपने एडवोकेट से लीगल एडवाइस लेनी है कि क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को नॉन कंप्लायंस के बारे में बताने की भी मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर नहीं। बस इसमें ये लिखा है, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को नॉन कंप्लायंस के बारे में बताने की मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर नहीं, बस इतना सा लिखा है इसमें। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो देखो ऐसे 250 भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसको भी हम एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही डेफिनेशन वगैरह लिख रखी है। इसके बाद आगे मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट क्या करने पड़ते हैं, जिससे कि टाइम टू टाइम लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हो, क्या करने पड़ते हैं मैनेजमेंट को, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं। सारे के सारे हमने देख लिए। तो इसका मेमोरी वर्ड बना लो आप, माइल्ड, MEILED। देखो M से क्या हो गया, मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, I से इंटरनल कंट्रोल, L से लीगल एडवाइजर्स, E से एम्प्लॉयज आर प्रॉपर्ली ट्रेंड, D से डेवलपिंग कोड ऑफ कंडक्ट, और यहाँ पे M 3 टाइम्स है। तो M मेंटेनिंग रजिस्टर और मॉनिटरिंग कंप्लाइंस। तो ये मैंने आपको मेमोरी वर्ड बना दिया। इसमें आपको कितने याद करने हैं, इसमें आपको NE5 याद करने हैं, NE5 पॉइंट्स। फिर देखो ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें भी सबसे पहले हमने क्या देखा था, इनहेरेंट लिमिटेशन, कि
नॉन कंप्लायंस को पकड़ पाना ऑडिटर के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो क्यों होता है, उसके रीजन दे रखे थे, मैं तीनों रीजन आपको डिटेल में बता दिए थे, वही बात यहाँ पे लिख रखी है। फिर आई ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज में हमने पहले कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी, उन लॉज एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। तो वो लिख रखा है कि ऑडिटर को क्या करनी है, सबसे पहले तो ऐसे 315 के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि एंटिटी पे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल हो रहे हैं और एंटिटी को कैसे कंप्लाई करनी है। उसके बाद ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को उसके बाद खुद से मेहनत करनी है, ऑडिटर को क्या करना है, खुद एविडेंस लेने हैं कि एंटिटी वास्तव में कंप्लायंस कर रही है कि नहीं कर रही। फिर हमने देखे वो लॉज एंड रेगुलेशन जिनका कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या काम करना है, और सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी, सारे पॉइंट बताए हैं, एक भी यहाँ पे स्किप नहीं किया। फिर ये लास्ट पॉइंट था कि ऑडिटर को अलर्ट भी रहने की यहाँ पे कुछ इंडिकेशन तो नहीं मिलती मुझे कि यहाँ पे कुछ नॉन कंप्लायंस हो रही हो, ऐसे कोई इंटेंशन तो नहीं है। फिर हमने वो देखी इंडिकेशन कि ऐसे मैटर्स जिससे कि ऑडिटर को इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं नॉन कंप्लायंस, ये मैटर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल समझा भी दिए थे। इसका भी आप क्या कर लो, एक मेमोरी बना लो याद करने के लिए, लिटमस। तो देखो यहाँ पे एलसी हो गया अपना लीगल और रिटर्नरशिप फीस, कि लीगल फीस क्या है, एंटिटी बहुत ज़्यादा पे कर रही है। इन्वेस्टिगेशन हो गया, टी से क्या हो गया कि टैक्स हेवन, एम से हो गया एडवर्स मीडिया कंटेंट और पेमेंट मेड टू अदर कंट्री अदर देन टू कंट्री फ्रॉम विच गुड सर्विसेज ओरिजिनेटेड, और फिर यू से हो गया अनस्पेसिफाइड सर्विसेज, और एस से हो गया सेल्स कमीशन और एजेंट फीस। इस तरह से लिटमस करके इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर भी आपको एनी 5 पॉइंट्स याद करने हैं, एनी 5 पॉइंट्स। फिर यह आया ऑडिट प्रोसीजर की ऑडिटर को जैसे इंडिकेशन मिल जाती है तो उसके बाद ऑडिटर को क्या काम करना है। तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए थे, एक भी पॉइंट इसमें स्किप नहीं किया था। उसके बाद आ गई थी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की ऑडिटर को जैसे नॉन कंप्लायंस मिल जाते हैं, जैसे ऑडिटर को नॉन कंप्लायंस मिल जाते हैं तो उसके बाद ऑडिटर को क्या करना है, तो उसको टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करना है, उसको अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में ओपिनियन देना है, और उसे क्या करना है रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करना है अगर उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसमें भी मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट बता दिए थे, तो आप पढ़ लेना, एकदम ईजी पॉइंट्स है। तो ये हमने ऐसे 240 और 250 डिटेल में देख लिए और एकदम ईजी स्टैंडर्ड से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।